जीएस का पोर्शन है आपका हिस्ट्री, है ना। ठीक है, बाकी जीएस में और कौन कौन से सब्जेक्ट होते हैं आप लोग को इन्फॉर्मेशन है, कौन कौन से होते हैं? तो जीएस का इन्फॉर्मेशन तो है कि जीएस में कौन कौन से सब्जेक्ट होते हैं। आरओ में कौन कौन से आते हैं बताओ मुझे वन बाई वन। हाँ जी, पहला हिस्ट्री लिख गया, ज्योग्राफी दूसरा, हाँ, पॉलिटी, इकोनॉमी, इकोनॉमी के बाद हाँ करंट अफेयर, यूपी स्पेशल और बेसिक साइंस। यही हुआ, कुछ छूट रहा है? एनवायरनमेंट वगैरह आता है, साइंस एंड टेक भी आती होगी थोड़ी बहुत। एनवायरनमेंट ज्योग्राफी का पार्ट बोल लो, है ना। थोड़ा ऊपर लेवल पे जाओगे तो एनवायरनमेंट अलग सब्जेक्ट है, एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी, और बेसिक साइंस अलग है, साइंस एंड टेक आपका अलग है ना। ठीक है, ये सारे सब्जेक्ट पढ़ने पड़ते हैं आपको किसके लिए, चाहे आरओ का दे रहा हो, चाहे पीसीएस का दे रहा हो, और चाहे यूपीएससी का दे रहा हो। लेवल थोड़ा ऊपर होता चला जाता है। लेवल कैसे कि समझ आपकी अच्छी होनी चाहिए। बेसिकली क्या होता है, इन एग्जामों के लिए, छोटे एग्जाम्स के लिए क्या करते हैं लोग, वन लाइनर्स रट लेते हैं, है ना। समझ नहीं बनी होती है तो वन लाइनर्स आप बार बार पढ़ते रहते हो, है ना। याद भी करने की जरूरत पड़ती है। एक बार समझ बन जाती है तो क्या करते हो, सिर्फ रिवाइज करते हो। ठीक, तो आज हम लोग जो शुरू करने जा रहे हैं हिस्ट्री से, आपको बताने जा रहे हैं कि यहाँ पे कैसे पढ़ाई होगी, किस तरीके से आप लोग को यहाँ पे कंटेंट दिया जाएगा। हिंदी मीडियम के हैं सारे लोग, तो बात करते हैं इतिहास पे। क्या है इतिहास? अतीत, है ना। तो अतीत जो पूरा है वो इतिहास है। लेकिन जब हम इतिहास पढ़ते हैं तो उसमें क्या पढ़ना पड़ता है? उनका अध्ययन करते हैं किसके, वर्तमान के परिप्रेक्ष्य में, है ना। वर्तमान में जो हमारी समझ बन गई, जो डेवलप हुई है समय के साथ साथ, उसके परिप्रेक्ष्य में हम क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं किसका, अपने अतीत का। जैसे वर्तमान में हमारी समझ क्या बन गई, पहले हमने देखा कि हड़प्पा सभ्यता की जैसे खुदाई हुई, वहाँ से जो चीज़ें मिली, सिक्के मिले, तो हमने वहाँ से क्या लगा लिया है कि यहाँ पे व्यापार चलता होगा। हमारी वर्तमान में जो समझ बनी है, तो इतिहास का मेन होता है कि वर्तमान के परिप्रेक्ष्य में अतीत का आप अध्ययन कर रहे हो, है ना। जो आपका भूत में घटनाएं घटित हुई हैं उसका अध्ययन कर रहे हो अभी के परिप्रेक्ष्य में, ठीक है। दूसरी चीज़ कि जीव है, कोई भी जीव होगा जो भी क्रियाकलाप करता है ना। जीव जो भी क्रियाकलाप करेगा उसको इतिहास बोलते हैं, और जिस भूमि पे वो क्रियाकलाप करेगा उसको क्या बोलेंगे, वो ज्योग्राफी हो गई। तो हिस्ट्री और ज्योग्राफी आपकी दोनों एक दूसरे से संबंधित होती हैं, है ना। ठीक है, तो इस इतिहास में आप समझ में आ गया पढ़ना क्या है, कि जो अतीत में हमारी घटनाएं घटित हुई हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक, अब इतिहास के लिए क्या किया है हमारे इतिहासकारों ने, कि इतिहास को अपने पढ़ने की सुविधा के अनुसार 3 भाग में डिवाइड कर लिया इंडिया के इतिहास को। ठीक है, पहला कौन सा, प्राचीन, दूसरा मध्यकालीन, और तीसरा आधुनिक भारत। फिर एक आता है विश्व का इतिहास, वो विश्व का हो गया। इसमें भी फिर इन्होंने तोड़ दिया कि ये सारे तो पढ़ ही लिए, इनमें क्या पढ़ते हो आप, घटनाएं पढ़ोगे, राजवंश पढ़ोगे, वंशावली पढ़ोगे। बहुत ध्यान से सुनना, यहाँ से तुमको ना ओवरव्यू मिल जाएगा एक चीज़, है ना। कहीं कोई दिक्कत आ रही पूछ लो, ठीक। तो यहाँ पे आपको सारा एक ओवरव्यू मिल जाएगा कि इतिहास में 3 वो हो गई, 3 काल में डिवाइड कर लिया। एक विश्व का इतिहास है वो अलग कर लिया। अब इसके अलावा भी इन्होंने क्या किया, कला और संस्कृति को अलग करके, तो जो प्राचीन में कला संस्कृति हुई हैं
उसके मध्यकालीन भारत में हुई हैं और जो आधुनिक भारत में हुई। उसको क्या किया इन्होंने, अलग करके एक सब्जेक्ट बना दिया आर्ट एंड कल्चर का, है ना। मेनली होते हैं बेसिकली तीन ही, ठीक। तो ये तीन के बारे में हमको पढ़ना है, प्राचीन कालीन भारत में क्या हुआ, मध्यकालीन में और आधुनिक भारत में। अब थोड़ा तुम लोग को बताते हैं इतिहास आया कहाँ से, है ना, क्योंकि इंडिया में इतिहास लिखा किसने, हम जाने कैसे कि हमारे साथ क्या घटनाएं हुई हैं। तो इतिहास के बारे में, इतिहास क्या लगता है, हमारे पास ऐतिहासिक पुस्तकें थी पहले से, कैसे हमने जाना इतिहास के बारे में अपने। जब अंग्रेज यहाँ पे आए, इन्होंने दो तरीके से इतिहास की खोज की। पहला इन्होंने खुदाई की, पुरातात्विक साक्ष्य निकाले। क्या होते हैं पुरातात्विक साक्ष्य, जमीन के अंदर से जो निकल। दूसरे साहित्यिक साक्ष्य निकाले, और उन साहित्यिक साक्ष्य में जो लिपि थी, लिपि जानते हो क्या होती, लिखने वाली। एक होती है बोलने वाली भाषा, जो हम बोल रहा हूँ अभी मैं, एक जो मैं लिख रहा हूँ, ये है देवनागरी लिपि। तो किसी भाषा को कन्वर्ट करके लिखना, वो हो गई लिपि। तो जो लिपि थी उसको इन्होंने पढ़ा, क्योंकि पहले की जो लिपियाँ थीं कोई पढ़ना नहीं जानता था, खासतौर से जैसे ब्राह्मी लिपि थी संस्कृत वाली, वो कोई पढ़ना नहीं जानता है। तो इन्होंने क्या किया, उसको पढ़ा, एक एक शब्द का मतलब निकाला, उससे अपना इतिहास इन्होंने पढ़ डाला। अब जब इन्होंने इतिहास पढ़ डाला तो ये लिखेंगे, है ना। तो जो ब्रिटिश उपनिवेशवाद वाले इतिहासकार थे तुम्हारे, उन्होंने इतिहास सबसे पहले, हमारा इतिहास हमारे ही सामने रखा। ज़रूरतें उनकी थी लेकिन उन्होंने रखा। तो उसमें थे एक जेम्स प्रिंसेप। ये क्वेश्चन आता है डायरेक्ट। इन्होंने सबसे पहले ब्राह्मी लिपि पढ़ी 1837 में, है ना। उससे इन्होंने ब्राह्मी लिपि जब पढ़ ली तो अधिकतर अभिलेख जो थे वो क्या थे, ब्राह्मी लिपि वाले थे। तो इनको पता चला कि क्या था अभिलेखों में। ये थोड़ा अभी डिटेल में बता रहा हूँ कि एक तुम्हारा आइडिया लगे। फिर आएंगे हम लोग आधा घंटे बाद कि मेनली पढ़ेंगे क्या, तो इसको ध्यान से सुन लो, ये हमेशा हर क्लास के लिए हो जाएगा। दूसरे थे तुम्हारे जेम्स मिल। इनका नाम सुनोगे आगे चल के जब थोड़ा डिटेल में पढ़ोगे, ठीक है। जेम्स मिल ने एक पुस्तक लिखी, उसमें इतिहास को डिवाइड कर दिया इन्होंने सांप्रदायिक आधार पर। सांप्रदायिक का मतलब समझते हो, सांप्रदायिक दंगे होते हैं, सुना है, हाँ। सांप्रदायिक का मतलब दो संप्रदाय, दो धर्मों के बीच में या दो संप्रदाय के बीच में एक दूसरे से मतभेद हो, वो हो गई सांप्रदायिकता। तो सांप्रदायिक आधार पर इन्होंने डिवाइड कर दिया। क्या बोला इन्होंने कि जो आपका प्राचीन इतिहास था वो था हिंदू, जो मध्यकाल का था 8वीं शताब्दी से लेके कहाँ तक, 12वीं शताब्दी तक, वो था तुम्हारा मुस्लिम, ठीक है। 8वीं से 12 और 12वीं के बाद भी कब तक, 1526 तक मुगल आए, तब भी मुस्लिम रहा। 1757 में जब अंग्रेज यहाँ पे कब्जा कर लेंगे, वहाँ से इन्होंने बोला ये ईसाई वालों का इतिहास का। इस तरीके से इन्होंने लिख दिया क्या, सांप्रदायिकता के आधार पर इतिहास का डिवीजन कर दिया। तीसरे आएंगे आपके विंसेंट स्मिथ। इनका नाम सुना होगा आप लोगों ने, सुना किसी ने। ये एक पुस्तक लिखेंगे अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया 1904 में। इनके बारे में बताता हूँ, ये क्वेश्चन आता है इनका कि भारत का नेपोलियन, समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन किसने कहा, ये क्वेश्चन आता है ना, अगर पढ़ा होगा तो यही थे। इन्होंने इस बुक में लिखा था उसको। तो इन्होंने भारत का इतिहास लिख दिया, इनने अलग तरीके से लिखा। लेकिन इनने जो इतिहास लिखा या जो खोजा, उसमें अपने जो इनके हित थे ना उसके अनुसार लिख दिया। इन्हें लोगों में फूट डलवानी थी तो इन्होंने सांप्रदायिकता के आधार पर कर दिया विभाजन उसका। कुछ और करना था, अपने आप को महान दिखाना था, तो इन्होंने भारतीय धर्म को नीचा करके दिखा दिया। इस तरीके से इतिहास लेखन होगा। जब इतिहास लेखन इस तरीके से होगा तो क्या होगा, भारतीय इतिहासकार, भारत में भी बुद्धिजीवी वर्ग अब धीमे धीमे पैदा होना शुरू हो गया। वो क्या करेगा, अपने हिसाब से इतिहास लिखना शुरू करेगा। तो बहुत सारे इतिहासकार थे, भंडारकर, है ना, KP जायसवाल, इनके नाम बाद में, मतलब ये तुम लोग के लिए उतना ज़रूरी नहीं है, बस एक आइडिया लग जाए। तो जब भारतीय इतिहासकार आए तो उन्होंने प्रतिक्रिया स्वरूप अपना इतिहास लिखा कि जब इन्होंने हमारी इतनी बुराई कर दी तो हमें भी तो अपनी कुछ अच्छाइयाँ दिखानी होंगी, है ना। तो वो क्या दिखाएंगे, वो अपने हिसाब से अपना इतिहास लिखेंगे। उसमें जो हमारे गौरवशाली पल थे
कि प्राचीन काल हमारा बहुत गौरवशाली था, ये लोग अभी खोज कर रहे हैं, हमारे पास पहले से था। वो बोलेंगे, ये लोग अभी बोलते हैं नगरीकरण का हड़प्पा सभ्यता हमारे पास कब से थी, 2600 ईसा पूर्व में हड़प्पा सभ्यता थी। ठीक है, इस तरीके से वो बताएंगे, वो अपना इतिहास लिखेंगे। स्वतंत्रता के बाद एक इतिहास लेखन की नई परंपरा शुरू होगी जिसको बोलते हैं मार्क्सवादी इतिहासकार। मार्क्सवाद का नाम सुना है? हाँ? क्या होता है मार्क्सवाद? हाँ, विचारक थे मार्क्सवाद, लेकिन मार्क्सवाद क्या होता है? साम्यवाद क्या होता है? साम्यवादी पार्टियां क्या होता है? ये मेनली एक विचारधारा है जिसमें ये मानते हैं, एक तो ये गरीब तबकों जो मजदूर है, किसान वर्ग है, इनके मुद्दे उठाते हैं। ठीक है, मजदूर और किसानों के मुद्दे उठाएंगे। दूसरा ये विचारधारा है ये जो मानती है कि इनका जो शोषण हो रहा है, इस शोषण से मुक्ति कब मिल सकती है? जब ये हिंसा के दम पे सत्ता पलट दें, खुद सत्ता में आ जाए। ठीक है, ये विचारधारा। तो मार्क्सवादी इतिहासकार आए, इन्होंने अपना इतिहास लिखा। तो ये क्या करेंगे, ये गरीबों को सबसे ऊपर रखेंगे अपने इतिहास में, है ना। गरीब में कौन आ गया? सामाजिक और आर्थिक रूप से जो पिछड़े लोग हैं उनको रख दें। इस तरीके से हमारा इतिहास लेखन हुआ है। ठीक, अब आ जाते हैं हम लोग अपने मेन कंटेंट पे। इतिहास में समझ में आ गया, दो तरीके से इतिहास की खोज हुई है। एक तो साहित्यिक स्रोत हमको मिले हैं, जो लिखा हुआ मिल गया, उसको पढ़ लिया, उससे जानकारी मिल गई। दूसरा कैसे जानकारी मिलेगी? पुरातात्विक गुण। दूसरा है पुरातात्विक साक्ष्य, जो है वहां से हमको जानकारी मिलेगी। तो पुरातात्विक में क्या क्या आ जाते हैं? पुरातात्विक साक्ष्य में क्या क्या आते हैं? सिक्के हो गए, मूर्तियां हो गई, और फॉसिल्स हुए। फॉसिल्स में लेकिन ये हल्का सा आइडिया लग जाता है ना, कि समाधान पद्धति क्या थी, कैसे ये करते थे, क्या मान्यताएं थी। फॉसिल्स हो सकता है। और क्या? भ्रंशावशेष, कोई बिल्डिंग बनी है ना, किला बना, उनके अवशेष मिल गए। ठीक है, और क्या हो गया? अभिलेख हो गए, मोहरें हो गई, मधुभांड हो गए। मधुभांड मतलब मिट्टी के बर्तन। ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी। ये क्या हो गए? पुरातात्विक साक्ष्य हो गए। ठीक, जब ये साक्ष्य मिलेंगे, इनसे क्या अनुमान लगाते रहेंगे हर चीज़ से। मूर्तियाँ जैसे मिलेंगी, कहीं देवियों की मूर्तियाँ ज़्यादा मिल रही, जैसे हड़प्पा सभ्यता में मातृ देवी की मूर्तियाँ काफ़ी मात्रा में मिली। तो इन्होंने क्या अनुमान लगा लिया कि इस सभ्यता में जो आपका मातृ सत्तात्मक सभ्यता थी, मातृ सत्तात्मक मतलब अभी चलता है समाज ना, अभी समाज चलता है, बात होती है कि पितृ सत्तात्मक समाज है। पितृ सत्तात्मक में क्या है कि जो पुरुष है वो प्रधान उसमें होता है अवस्था में, वो जो बोलेगा वही सबको बात माननी पड़ेगी। उस टाइम इन्होंने अनुमान लगाया कि जो महिलाएं थी वो प्रधान अवस्था में थी। ठीक है, तो इस तरीके से हर चीज़ से ये क्या अनुमान लगा लेते हैं। तो पुरातात्विक साक्ष्य हो गए। दूसरे होते हैं साहित्यिक साक्ष्य, वो तो डायरेक्ट लिख के बोल देते हैं कि क्या है क्या नहीं है। साहित्यिक साक्ष्य में क्या क्या हो जाएगा? साहित्यिक साक्ष्य में एक दो के नाम बताओ, क्या क्या मिले होंगे? लिपि तो लिखने का हो गया, उस लिपि में लिख देंगे वो। जैसे साहित्यिक साक्ष्य हो गए आपके, कोई भी एक बुक का नाम बताओ जो पुराने काल की आप लोगों ने पढ़ी हो। मैगस्थनीज की इंडिका का नाम सुना है? कौटिल्य की अर्थशास्त्र का नाम सुना है ना? वेद का नाम सुना है? पुराण का नाम सुना है? उपनिषद का नाम सुना है? ये सारे क्या हो गए? साहित्यिक साक्ष्य, है ना, कि वेद, पुराण, उपनिषद, आरण्यक, ब्राह्मण ग्रंथ, ये सारे आपके साहित्यिक साक्ष्य हो गए। ये धार्मिक साहित्यिक साक्ष्य हो गए। जैन धर्म के उठा लो, बौद्ध धर्म के उठा लो, है ना, भगवती सूत्र, इसके बाद आपके सौंदर्यानंद, बुद्ध चरित्र। तो ये हो गए सारे अलग अलग धर्म के धार्मिक। फिर धर्मनिरपेक्ष कुछ साहित्य हुआ है, जैसे कल्हण ने लिखी है राजतरंगिणी, सुना है ना, है? मुद्रा राक्षस मैंने बोली है, विशाख दत्त ने लिखी। तो ये सारे साक्ष्य क्या हो गए? साहित्यिक साक्ष्य। साहित्यिक साक्ष्य में दो तो हो गई बुकें, एक कुछ यात्री आए यहाँ पे, उन्होंने यात्रा विवरण दिए अपने। जैसे कौन यात्री आया? पायान आया, होइनसांग आया, अलबरूनी आया,
मैगस्थनीज भी आया था, ठीक है। ये यात्रियों ने जो अपने यात्रा विवरण दिए उससे भी हमें इतिहास के बारे में पता चला। तो इतिहास के ये हो गए स्रोत। अब यहाँ से ये जानकारी क्या बोलो, ये जो जानकारी है मैं एक इसलिए दे रहा हूँ कि ये अब आगे से जैसे टॉपिक शुरू होगा यही सारी चीज़ें काम आएंगी, ये सारा तुम्हारा बेस बना देंगी, हर चीज़ समझ में आएगी। जैसे मैं बोलूँगा यहाँ से ये स्रोत मिला, इसने ऐसे किया, तो एक समझ बन जाएगी, ठीक। और जब किसी टॉपिक की समझ बन जाती है फिर तुमको बार बार रटना नहीं पड़ता। प्लस क्वेश्चन अगर कहीं से भी आ रहा है, होता क्या है कि ऐसे में जो तुमने पढ़ा है ना वही आएगा तो कर पाओ, हल्का सा भी घुमा दिया तो नहीं कर पाओ, है ना। वन लाइनर नहीं, कोई भी हो, और अगर टॉपिक की समझ है, क्वेश्चन डायरेक्ट वो नहीं भी आ रहा है तो क्वेश्चन का आंसर निकाल लो, एलिमिनेट कर लोगे कि ये आंसर नहीं हो सकता, ठीक। तो अब शुरू करते हैं इतिहास से। आज इतिहास का ना ओरिएंटेशन क्लास जैसा है। इतिहास के पार्ट मैंने बताया कौन कौन से पार्ट में इतिहास है, 3 पार्ट में। पहला प्राचीन भारत, तो प्राचीन भारत से ही शुरू करते हैं, उसका आइडिया लगेगा। कब से कब तक था प्राचीन भारत, पहले सबका टाइमलाइन सुन लो, ठीक है। प्राचीन का भी, मध्यकालीन और आधुनिक। तीनों का टाइमलाइन। प्राचीन भारत जब से भी मनुष्य जो आधुनिक मानव है वो आया तब से लेके आपका 2600 ईसा पूर्व, ठीक है। प्राचीन भारत में 5 लाख ले लो, 5 लाख ईसा पूर्व से लेके 2600 में तो आपकी हड़प्पा सभ्यता आ गई। हड़प्पा के आगे भी प्राचीन चलेगा, ये सीधा आपका प्राचीन चला जाएगा 800 ईसा पूर्व तक, 800 ईसा पूर्व तक। 800 ईसा पूर्व से भी 1200 ईसा पूर्व तक भी आपका जाता है, पूर्व मध्यकाल आता है, वो मध्यकाल नहीं आता डायरेक्ट, ठीक है। मध्यकाल मेनली ये मानते हैं 1200 ईसा पूर्व से 1750 तक, 1750 ईस्वी तक, ईसा पूर्व नहीं है, 1200 ईस्वी से, ठीक। और आधुनिक 1750 से अभी तक चल ही रहा है ना। ये तीनों की टाइमलाइन है। अब ईस्वी ईसा पूर्व तो जानते हो ना क्या होता है, क्या होता है, ईस्वी ईसा पूर्व पता है, ठीक है। ईसा मसीह के जन्म से पहले ईसा पूर्व हो गया, और जन्म के बाद ईस्वी लगाते हैं। मेनली इसको बोलते हैं बीसी, ठीक है, बिफोर क्राइस्ट, और एडी बोलते हैं एनो डोमिनी करके, ठीक है। तो बीसी अगर कहीं पर लिख दिया तो उसको ईसा पूर्व समझो, ईसा मसीह के जन्म के पहले। अगर एडी बोलो तो क्या, उनके जन्म के बाद। तो इतिहास का मैंने बता दिया कि मेनली तुमको 3 काल पढ़ने हैं, प्राचीन भारत का पढ़ोगे, मध्यकालीन पढ़ोगे, आधुनिक पढ़ोगे, ठीक है। ये तीनों इतिहास पढ़ लोगे, हो गया। अब प्राचीन से हम शुरू करेंगे। प्राचीन भारत के इतिहास में क्या पढ़ोगे, प्राचीन भारत का इतिहास कहाँ से मानोगे, अभी बताया मैंने, 5 लाख ईसा पूर्व से लेके 800 ईस्वी तक आप जाओगे, वो सारा क्या पढ़ोगे उसमें, प्राचीन भारत। तो मेनली हम लोग कहाँ से जाएंगे, लोगों ने सुना होगा पाषाण काल, सुना है, क्या होता है पाषाण का मतलब,
पाषाण का मतलब होता है पत्थर। चलो अब मैं डायरेक्ट बताते जाता हूँ, उसको सुनना आप ध्यान से, है ना। पूछता इसलिए हूँ कि तुम लोग थोड़ा दिमाग चलाओ, इससे जो फिर पता चले ना लग जाए। अब सुन लो, डायरेक्ट मैं पढ़ा रहा हूँ, है ना। तो प्राचीन काल है, ये आपका शुरू होगा पाषाण काल से। पाषाण काल जो होता है मतलब पत्थरों का उपयोग, ठीक। अगर पत्थरों का उपयोग हो रहा है आपका तो पाषाण काल है। पाषाण मतलब पत्थर, तो ये जो काल था यहाँ पे पत्थरों का उपयोग करते थे, ठीक है। तो पाषाण काल हो गया। पाषाण काल में क्या हुआ कि इसको 3 काल में बांट दिया गया। पुरा पाषाण काल, दूसरा मध्य पाषाण, तीसरा नवपाषाण। अब 3 काल में हर बार कोई अगर काल परिवर्तन होता है तो ध्यान रखा करो कि कुछ ना कुछ चेंज हो रहा है, तब ये काल इन्होंने वहाँ तक काल एंड कर दिया वो, ठीक। तो पुरा पाषाण काल में क्या होगा, पत्थर के जो औजार उपयोग होंगे वो अलग तरीके से होंगे। मध्य पाषाण काल में थोड़ा बदल जाएगा, इसको बोलते हैं माइक्रोलिथ काल। माइक्रोलिथ, माइक्रोलिथ का मतलब लघु पाषाण उपकरण आ जाएंगे यहाँ पे, बहुत ही छोटे छोटे पत्थरों के उपकरण आ जाएंगे, तो मध्य पाषाण हो गया। नवपाषाण काल में पाषाण काल का जो सबसे लेटेस्ट था, यहाँ पे पाषाण उपकरण भी बदल जाएंगे और बहुत सारी चीज़ें चेंज आएंगे, तो ये नवपाषाण काल हो गया। 3 काल पढ़ोगे, ये आपका आ जाएगा 5 लाख से जब तक गए थे 12,000 ईसा पूर्व तक, ठीक है, 5 लाख टू। और इनके सन में ना चेंजेज है, कहीं पे 10 लाख भी, 20 लाख भी, वो तो जब से शुरुआत हुई है इनका कोई सन नहीं पूछता है, तो यहाँ उस पर नहीं जाना। अलग अलग बुकों में अलग अलग दिया है, तो एक नॉर्मली जो बेसिक है वो मैंने बता दिया कि 5 लाख से लेके आपका 12,000 टोटल, सुनो पहले इसका, ठीक है। 12,000 BC ईसा पूर्व तक आपका कौन सा हो गया, पुरा पाषाण। मध्य पाषाण 12,000 से 10,000, 10,000 BC, 10,000 कहीं कहीं 9,000 आता है। और नवपाषाण आपका आता है 9,000 BC से अब तक, ठीक है। ये पाषाण का है, प्राचीन की बात नहीं हो रही है, जो 8 बोल रहे हो प्राचीन है वो पूरा, ठीक है। तो पाषाण में पुरा पाषाण का टाइम लाइन, मध्य पाषाण का और नवपाषाण का। अब इस टाइम के अंदर जो भी घटनाएं घटित हुई हैं वो हम पढ़ेंगे, इसके अंदर जो भी घटनाएं घटित हुई हैं वो पढ़ेंगे उसके अंदर, ठीक है। तो जब पुरा पाषाण शुरू होगा तो मेनली हमें पढ़ना क्या है, पुरा पाषाण में कहाँ से क्या मिला है, कहाँ से क्या औजार मिला है, कुछ और साक्ष्य मिले हैं जिससे हमने अनुमान लगाए। अनुमान क्या लगाएंगे, इनका जीवन कैसा था, रहन सहन कैसा था, खाना क्या खाते थे, आग का इस्तेमाल करते थे कि नहीं, हथियार औजार क्या है, शिकार करते थे कि नहीं, इतने ही लगाएंगे। तो यहाँ पे इम्पोर्टेंट, और तुम लोग के लिए क्या इम्पोर्टेंट है, आर वालों के लिए, कि कौन कौन से इसके स्थान थे, है ना, कौन कौन स्थान है, तो पूछ लेगा कि इनमें से पुरा पाषाणकालीन स्थान यूपी के पूछता है। यूपी के अगर पुरा पाषाणकालीन स्थान पूछे तो यूपी में थी एक बेलन नदी घाटी। बेलन नदी घाटी पड़ती है मिर्जापुर में, है ना, बेलन नदी है वहीं पे। और अधिकतर जितनी भी सभ्यताएं विकसित हुई या शुरुआती जितनी भी चीज़ें पढ़ोगे वो नदी के किनारे ही मिलेंगी। क्यों मिलेंगी, पानी मेन चीज़ होती थी, है ना, पानी की ज़रूरत होती थी, तो नदी के किनारे। तो यूपी में मिर्जापुर और उसके आसपास के क्षेत्र पुरा पाषाणकालीन स्थल है। एक पाकिस्तान में था सोन नदी घाटी, तो उसके बारे में चर्चा होगी, ठीक है। तो ये हो गए ऐसे मध्य पाषाणकालीन स्थल। दूसरा जो पूछा जाता है कहाँ से क्या मिला, है ना, कहाँ से क्या मिला, तो कुछ साक्ष्य मिले हैं, कहीं पे भोजन को पकाने के साक्ष्य मिलेंगे लेकिन वो आगे चल के मिलेंगे, वो पुरा पाषाण काल में नहीं मिलेंगे। कहीं पे रहने के साक्ष्य मिलेंगे, है ना, कहीं पे समाधान के साक्ष्य मिलेंगे। इसका पुरा पाषाण काल में जो है आपका साक्ष्य मिलेगा एक भित्ति चित्रकला का, दीवार पर जो चित्रकला है वो कहाँ पे, भीमबेटका से, है ना। एक आध मनुष्य की खोपड़ी का साक्ष्य मिलेगा। तो पुरा पाषाण काल यहाँ से तुम्हारा निपट जाएगा। मध्य पाषाण काल में क्या होगा, उपकरण तुम्हारे लघु हो जाएंगे।
अभी एक हल्का है जान लो, जब एक टॉपिक कराएंगे बहुत डिटेल में कराएंगे और सारी चीज़ें उसमें कवर हो जाएंगी। अभी तो एक ओवरव्यू दे रहा हूँ कि पढ़ना क्या है, तुम्हें समझ में आए कि इसके अंदर पढ़ना क्या है और एक टाइमलाइन तुम्हारे माइंड में बन जाए कि ये समय था। ठीक। दूसरा मध्य पाषाण काल जो है तुम्हारा, मध्य पाषाण काल में भी ऐसे ही कुछ स्थान मिलेंगे, जैसे पशुपालन के साक्ष्य मिलने शुरू हो जाएंगे। कहाँ कहाँ पशुपालन के साक्ष्य मिले? आदमगढ़ एमपी, है ना। तो पशुपालन के तुमको साक्ष्य मिलने शुरू हो जाएंगे। कहाँ से? मध्य पाषाण काल से। और भी बहुत सारे स्थान हैं। हत्या का साक्ष्य कहाँ से मिला? सराय नहर राय है ना, महादाहा है, दमदमा करके एक है, चौपानी मांडो है। ये सारे स्थान जब पढ़ाएंगे पूरा वन बाई वन करके लिखाएंगे क्या मिला है, कैसे मिला। तो कोई क्वेश्चन आ जाता है, अभी तो रटते हो तो उसके बैकग्राउंड नहीं पता है तो क्या है, नहीं अनुमान लगता है। फिर बैकग्राउंड पता होगा कि इस चीज़ का बैकग्राउंड एक्चुअली में है क्या। तो यहाँ पे आपका पाषाण काल हो जाएगा ख़त्म। पाषाण काल में इतना ही पढ़ना है, कौन कौन से इसके स्थान थे, कहाँ से किस चीज़ के साक्ष्य मिले। जब मेंस वाले स्टूडेंट होंगे तो वो इन्हीं साक्ष्यों से उनका अनुमान लग जाएगा। वो क्या पढ़ेंगे फिर? प्रीलिम्स में तुम्हारी जानकारी चेक होती है कि तुमको सारी जानकारी है कि नहीं। मेंस में क्या होता है, तुम्हारी समझ चेक होती है। मेंस में अगर जानकारी नहीं भी है तो दिक्कत नहीं होती। जैसे अगर साक्ष्य मिल गया तुम्हारा कि एक चूल्हा, बड़े से चूल्हे के साक्ष्य मिले हैं आपके महादाहा से, ठीक है, सामूहिक चूल्हे के, तो इन्होंने क्या लगाया अनुमान कि लोग मिलके खाना बनाते थे, एक साथ रहते थे, है ना। परिवार जो होता था संयुक्त परिवार था, वो बड़ा सा परिवार एक साथ रहता था। अगर स्त्री और पुरुष को एक साथ दफनाने के साक्ष्य मिले, हड्डियां मिली स्त्री और पुरुष की एक ही कब्र में, उससे क्या लगाएंगे, उससे क्या अनुमान लगाएंगे? स्त्री परंपरा मतलब क्या ऐसी परंपरा होगी कि एक साथ दफनाने का साक्ष्य मिल गया? क्या लगता है, एक साथ मरे होंगे स्त्री पुरुष? सती प्रथा के साक्ष्य, है ना, कि पुरुष की मृत्यु हो गई होगी तो सती हो गई होगी स्त्री और एक साथ दफना दिया दोनों को। तो ये मेंस के लिए काम आएगा कि सती प्रथा के साक्ष्य कहाँ से मिल रहे हैं, है ना। तो मेंस में आपकी क्या चेक होती है? समझ, कि उन जो इन्फॉर्मेशन आपके अंदर है उससे आपने समझ क्या बनाई, वो आपका मेंस का पार्ट है। ये आपका प्रीलिम्स का पार्ट है कि सारी इन्फॉर्मेशन आपके पास। जब प्रीलिम्स की चीज़ों को मेंस के कॉन्सेप्ट से जोड़ दिया जाए, यहाँ हम क्या कराएंगे, बताएंगे सारी चीज़, अनुमान सारा लगा देंगे, लिखवाएंगे वही जो तुम्हारे लिए प्रीलिम्स के लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि समय भी तुम्हारे पास कम होगा। दूसरी चीज़ कि उस जगह में फिक्स रहोगे तो अभी हाल में क्रैश कोर्स जैसा हो जाएगा, है ना। तो दो चीज़ें हो जाएंगी कि याद रखने में सहूलियत होगी और माइंड में पूरा बना होगा, जिससे कि कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक, तो यहाँ पे समझ में आ गया क्या क्या पढ़ना है, कहाँ से क्या मिला और कौन कौन से स्थान थे। ये हम मौखिक बता देंगे कि ये चीज़ मिली है तो इसका मतलब क्या होता है, ये चीज़ मिली तो उससे क्या होगा कि अनुमान लगा लोगे राजनीतिक जीवन कैसा था, सामाजिक जीवन कैसा था। अगर सामाजिक जीवन में जैसे मैंने बताया कि अगर मातृ देवी की मूर्तियाँ मिल रही तो मातृ सत्तात्मक समाज था। अगर दो रहन सहन का अलग अलग, हड़प्पा है जैसे हड़प्पा सभ्यता है तो रहने के अलग अलग स्थान मिले हैं, एक ऊंचाई पे मिला है, अच्छे थे वो मकान, तो उन्होंने अनुमान लगाया समाज में विभाजन था, ऊंचे लोग भी थे और नीचे तबके के लोग भी थे। ये अनुमान लगा लोगे तो ये सारी जानकारी तुमको देते जाएंगे और लिखवाते जाएंगे, जिससे कि तुम्हारा A to Z ओवरऑल कवर हो जाएगा। ठीक है। अब पूरा पाषाण काल के बाद क्या आता है? मध्य के बाद नव पाषाण काल, और पाषाण काल के बाद क्या आता है? कौन सा काल? पाषाण काल के बाद आपका सीधा हड़प्पा सभ्यता आ जाएगी। ठीक है, क्या? हड़प्पा सभ्यता। कब इसकी खोज हुई? 1921। किसने की थी? दयाराम साहनी ने, है ना। हड़प्पा सभ्यता, कौन था इसका हेड? सर जॉन मार्शल हेड थे ASI के, है ना, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के हेड थे, और दयाराम साहनी ने इसकी खोज की। तो दूसरा आगे हड़प्पा सभ्यता, इसकी टाइमलाइन क्या थी? 2600 BC से 1700, 1800, कुछ लोग 1900 तक भी मानते हैं। ठीक है, तो इसको 1800 ले लो मेनली। ये इस टाइम में अपने चरम पे थी,
जब मैं थोड़ा डिटेल में बताऊंगा तो बहुत सारे लोगों ने बोला ये अचानक से आई, अचानक से चली गई, लेकिन ऐसा नहीं, इसका बहुत क्रमिक विकास हुआ था। जो बलूचिस्तान वगैरह के साथ ग्रामीण संस्कृति थी उससे विकास हुआ, तो मेनली 3600 ईस्वी से इसका विकास हो रहा था, ईसा पूर्व से, है ना। तो ये उसका है, लेकिन जो तुम्हारे लिए जानने का है कि इसका मेन काल क्या था, 2600 BC से 1900 BC। तीसरा काल क्या पढ़ोगे, वैदिक युग। ये कब से कब तक है, ये होगा आपका 1500 से 600 BC तक। BC का मतलब समझ रहे हो ना, यहाँ से ईसा पूर्व, है ना। लिख लेना है ऊपर कुछ टर्म्स लिख लेना है कि इसका मतलब क्या होता है, तो अब कुछ भी मैं शॉर्ट में यूज करूँ तो वो समझ जाओगे, ठीक है। तो वैदिक, अब इसके दो पार्ट थे, एक ऋग्वैदिक काल, दूसरा उत्तर वैदिक काल। ऋग्वैदिक कब से कब तक था, 1500 से 1500 BC से 1000 BC। और ये वाला उत्तर वैदिक 1000 से 600 BC तक। इसकी कुछ अलग विशेषताएं रही होंगी, इसकी अलग। इसमें क्या क्या मिले होंगे ऋग्वैदिक काल में, मेनली ऋग्वेद पे आधारित है। ऋग्वेद में जो जो वर्णन है उसके आधार पर। लिपि तो यहाँ पे थी नहीं, लिपि थी नहीं तो कैसे पता चला, ये लोग एक दूसरे को रटा देते थे, पीढ़ी दर पीढ़ी वो ज्ञान ट्रांसफर होता चला गया, ठीक है। तो लोगों तक पहुँचता गया, या कोई मंत्र तुमको आ रहा है, अपने बच्चे पर ट्रांसफर कर दिया, बच्चा फिर आगे, तो पीढ़ी दर पीढ़ी क्या होगा, वो ट्रांसफर हो रहा है। ऐसे ऋग्वेद के समय हुआ कि लिखने का तो कोई साधन था नहीं, तो पीढ़ी दर पीढ़ी मौखिक रूप से ये चीज़ ज्ञान ट्रांसफर हुआ। उत्तर वैदिक काल में क्या हुआ, बाकी के अदर ग्रंथ जो हैं वो उत्तर वैदिक काल में, तो ये सारी चीज़ लिखवाएंगे। ऋग्वेद में कौन कौन से वेद थे, 4 वेद होंगे, उनके ब्राह्मण होंगे, है ना, उनके आरण्यक होंगे, उनके उपनिषद होंगे, वेदांग होंगे, है ना। इसके बाद उपवेद होंगे, बहुत सारी चीज़ें, ये सारी चीज़ एक बाय वन डिटेल में लिखा देंगे कि ऋग्वेद का जैसे ब्राह्मण, ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ किसी को पता है, ऐतरेय और कौशिक की, है ना। उपनिषदों का जैसे 4 आश्रम का नाम सुना होगा लोगों ने। हिंदू धर्म में आश्रम व्यवस्था होती है, 4 आश्रम होते हैं, ब्रह्मचर्य होता है, गृहस्थ होता है, वानप्रस्थ होता है। तो एक जवालो उपनिषद करके आया था, आश्रम व्यवस्था वहाँ से ली गई। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें, आस्तोमा सदगमय कहाँ से आया, है ना, सबसे बड़ा उपनिषद कौन सा, सबसे छोटा, ये सारी चीज़ तुमको डिटेल में और एक समझ बनाते हुए देंगे कि ऐसे हुआ था, ये चीज़ का ये मायना उसका, तो ये समझ में आ जाएगा पूरा टॉपिक। और ये जो भी टॉपिक देंगे ना, इसमें से कुछ बाहर नहीं जाएगा, कोई भी एग्जाम देते रहो, चाहे वो छोटे से छोटा दे लो और बड़े से बड़ा। बस बड़े एग्जाम में ये है कि मेंस में थोड़ा अंतर हो जाता है, कि मेंस वालों के लिए अलग से कराया जाएगा उनका मेंस का, बाकी प्रीलिम्स वालों का तो सबका सेम चलेगा। क्योंकि जैसे छोटा एग्जाम कोई देने जा रहे हो, कांस्टेबल का देने जा रहे हो, कम जानकारी चाहिए, लेकिन कम जानकारी उन्हीं लोगों के पास होती है जो वन लाइनर्स पढ़ते हैं। जिनके पास एक जानकारी पूरी किसी टॉपिक से रिलेटेड सारे काम की जानकारी है, तो कोई भी एग्जाम दे लो, है ना। तो यहाँ पे वही कराएंगे, कोई भी टॉपिक है उससे रिलेटेड सारी जानकारी तुम्हारे पास हो। दूसरा वैदिक काल हो गया, उसके बाद कौन सा काल आएगा, ताम्रपाषाण। ताम्रपाषाण एक्चुअली पहले आ जाएगा, वैदिक के पहले आ जाएगा ये, ठीक है। ताम्रपाषाण काल जो आएगा तुम्हारा, वो उसके साक्ष्य मिलने शुरू हो जाते हैं आपके 2200 ईसा पूर्व से, ठीक है। और वैसे तांबा और पहले आता है। जो तुम्हारी हड़प्पा सभ्यता थी वो कौन सी थी, कांस्ययुगीन सभ्यता। कांसा जानते हो कैसे बनता है, तांबा प्लस टिन को मिलाते हैं, तो तांबा पहले आया होगा तभी तो कांसा बना। तो टेक्निकली ताम्रपाषाण हड़प्पा के भी पहले आना चाहिए, लेकिन ये हड़प्पा के बाद इसके साक्ष्य मिले हुए हैं, ठीक है। तो ताम्रपाषाण भी पढ़ोगे, ये हल्का सा, इसमें कुछ ज़्यादा नहीं, 2-3 इसके फैक्ट हैं इसके अंदर के, और 4-5 स्थान हैं, तो इसका बहुत ज़्यादा है नहीं रोल। इसके बाद ताम्रपाषाण के बाद बता ही दिया मैंने, वैदिक काल आ जाएगा, और वैदिक के बाद महाजनपद काल में, महाजनपद काल आएगा,
और इसी महाजनपद काल के समय ही जैन और बौद्ध धर्म का उदय होना शुरू होगा, है ना। पहले क्या है, कबीले बने हुए हैं, कबीले बने रहेंगे, छोटे छोटे कबीले, उनके राजा। तो कोई भूमि की अवधारणा नहीं है अभी, कबीले बने हैं और राजा क्या है, किस चीज़ के लिए है, पशुओं की रक्षा करने के लिए। युद्ध भी लड़े जा रहे हैं, क्या, पशु प्राप्ति के लिए। धीमे धीमे कबीले बड़े हो जाएंगे, वो जन बन जाएंगे, कबीले का बड़ा स्वरूप जन बन जाएगा। तो जन फिर आगे चल के जनपद बन जाएगा, जन और बड़ा होगा। जैसे सोच देखते होगे, जो पहले तहसील थी वो जिला बन जाता आगे चल के, वैसे ही जन आगे चल के जनपद बन जाएगा, और जनपद बन के महाजनपद। जैसे ही महाजनपद बनेगा तो राजा एक अपने आप में स्थिर हो जाएगा, शक्तिशाली हो जाएगा, सेना रखने लगेगा। ये पूरा जब डिटेल में कराएंगे तो एक पूरी हायरार्की बन जाएगी, ठीक है। तो महाजनपद काल, इसी के साथ बौद्ध और जैन धर्म का उदय होगा, इसी काल में होगा। क्यों उदय होगा उसका भी बताएंगे, क्योंकि इस काल में ब्राह्मण धर्म में बहुत सारी ऐसी चीज़ें आ गई थी जिसमें कर्मकांड आ गया था, मूर्ति पूजा आ गई थी, बहुदेववाद आ गया था, हैं, बहुत सारी बलि प्रथाएं आ गई थी। हाँ, तो इन चीज़ों के मुकाबला करने के लिए लोग परेशान हो गए थे। बलि दी जा रही, पशुओं की बहुत बड़े पैमाने पर बलि दी जा रही, खेती में क्या होगा, पशु चाहिए, अब खेती में पशु कम पड़ रहे हैं। जैन या बौद्ध धर्म वाले जो हैं, जो लोग व्यापार करना चाह रहे हैं, तो व्यापार को इस धर्म में क्या माना है, लोन देना, ऋण देना, लेना हिंदू धर्म में माना गया कि पाप था। अब जिनको व्यापार करना वो क्या करेंगे, वो चाहेंगे कोई एक ऐसा धर्म आए जो इस चीज़ को मान्यता दे, है ना। इस तरीके से उदय होगा इसी टाइम में क्या, जैन और बौद्ध धर्म का। तो उसकी पूरी डिटेल A to Z आप लोग को दी जाएगी जैन और बौद्ध धर्म की, कि कैसे क्या है। वैसे अगर डिटेल में वीडियो देखना है, शुरुआत करनी है, यूट्यूब चैनल एक है, उस पर पड़ा हुआ है GS रिवॉल्यूशन करके, ठीक है। अभी शुरू किया है इस चैनल को 1-2 सप्ताह पहले। इस पे आपके एंशिएंट के ऑलमोस्ट वीडियो पड़े, 1-2 वीडियो बाकी हैं, पढ़ जाएंगे वो। तो यहाँ से शुरू कर सकते हैं एंशिएंट पढ़ने। 20-20 मिनट के वीडियो रहेंगे, आराम से देखो, PDF भी पढ़िए उसकी, कोई दिक्कत आए तो PDF फिर से मिल जाएगी, ठीक है। और 20-20 मिनट के वीडियो का ये कंटेंट है कि जो मैं यहाँ बता रहा हूँ ना, वो सोचो 20 मिनट के वीडियो में सारा कवर है। तो अपना देखना एंशिएंट कवर यहीं से हो जाएगी जब तक। इसके बाद जब यहाँ पे पूरी प्रॉपर क्लास शुरू होगी तो यही सारी चीज़ें फिर से कराएंगे, है ना। अभी तो ये है कि खाली टाइम में यूटिलाइज करना है उसका, तो कर सकते हो, ठीक। अब आते हैं, अब इसको देखना है, इस नाम से 2-3 चैनल है, मैन इसी नाम से होगा, लोगो भी इसी नाम से होगा। तो उसमें क्या होगा कि यहाँ से सृजन से हिंदी आप पढ़ सकते हो और यहाँ से ये चीज़ पढ़ सकते हो। तो अभी आपका ये कंटिन्यूटी बनी रह जाएगी। दूसरा, महाजनपद के बाद क्या आएगा, महाजनपद काल में अलग अलग वंश आएंगे। हर्यक वंश आएगा सबसे पहले आपका, फिर शिशुनाग वंश आएगा, फिर नंद वंश आएगा, और नंद वंश का अंतिम शासक रहेगा घनानंद। उसको मार के चंद्रगुप्त मौर्य वंश की स्थापना कर दें। मौर्य वंश आ जाएगा। मौर्य वंश के अंदर चंद्रगुप्त मौर्य को पढ़ोगे, बिंदुसार को पढ़ोगे और अशोक को पढ़ोगे, है ना। अशोक के बाद छोटे छोटे शासक आ जाते हैं कमजोर, फिर मौर्य वंश आपका खत्म। फिर आपका पुष्यमित्र शुंग आएगा, वो क्या करेगा, शुंग वंश की स्थापना करेगा, उसके अंतिम सेनापति को मार के शुंग वंश की स्थापना करेगा। तो पहले मैं लिखे दे रहा हूँ, एक माइंड में तुम्हारा बन जाए कि पढ़ना क्या क्या है ना, फिर बताए दे रहा हूँ मौखिक। और ये जो भी टॉपिक बन रहा है, एक बार तुम्हारी समझ टॉपिकों की बन गई ना कि ये टॉपिक है, इसके अंदर ये है, फिर बहुत आसान हो जाएगा। कंटेंट मुश्किल से आधे पेज का होता है किसी टॉपिक के अंदर, ठीक। तो महाजनपद, महाजनपद के बाद मौर्यकाल, मौर्यकाल के बाद मौर्योत्तर काल, मौर्योत्तर काल के बाद गुप्त काल, और गुप्त काल के बाद गुप्तोत्तर काल। तो मौर्य काल मैंने बता दिया, क्या पढ़ोगे मौर्य काल के अंदर। मौर्योत्तर काल में क्या होगा कि मौर्य काल का जो अंतिम सेनापति होगा उसको मार के शुंग वंश की नींव डाल देगा पुष्यमित्र शुंग। शुंग वंश में वो काम कराएगा बहुत सारे, मनुस्मृति का नाम सुना होगा, उसी के काल में हुआ है।
पतंजलि का नाम सुनते होगे, उसी के काल के हैं। अश्वमेध यज्ञ वगैरह कराएगा। यूपी में बहुत बार क्वेश्चन आता है एक कि अयोध्या अभिलेख किससे संबंधित है ना, तो इसी से संबंधित रहेगा। तो इसके बारे में जो जो डिटेल होगी सारी देंगे। 84,000 स्तूपों का ये क्या कराता है, नष्ट करा देता है। फिर 2 स्तूपों का निर्माण भी कराता है। पहले ईंट के स्तूप होते हैं, ये पत्थरों के कराता है। तो इस तरीके से तुम्हारा शुंग वंश। फिर एक कर्ण वंश आएगा, इसी काल में आएगा। ये सारे किस में आ रहे हैं, मौर्य में, मौर्योत्तर में। शुंग, कर्ण, सातवाहन, कुषाण। इसी टाइम पे आएंगे, विदेशी भी आएंगे, कुषाण भी विदेशी थे। हिंद यवन, शक, पहलव और कुषाण। कुषाण तो ये हो ही गया, ठीक है। ये सारे मौर्योत्तर काल के तुम्हारे किरदार हैं। ये लोग आएंगे, किससे युद्ध लड़ रहे हैं, क्या संधि है, हैं, कौन सी उपाधियां ले रहे हैं, किस टाइप के सिक्के चलाए, ये सारी डिटेल एक एक टॉपिक वाइज तुमको दे दी जाएगी, समझ में आ जाएगा। और बहुत छोटे छोटे टॉपिक हैं। मौर्योत्तर काल के बाद क्या पढ़ोगे, गुप्त काल। गुप्त काल के बारे में किसी को कोई जानकारी? हाँ, और कौन कौन था इसका शासक? चंद्रगुप्त प्रथम आएगा, समुद्रगुप्त आएगा, चंद्रगुप्त द्वितीय आएंगे। सब इस गुप्त काल के सारे राजा बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। सबकी उपाधियां, युद्ध, किसके बारे में किसने क्या कहा, कहाँ से क्या मिला, है ना। गुप्त काल का ही एक राजा आएगा, वो क्या कराएगा, नालंदा की स्थापना। कौन था वो? कुमारगुप्त था। उसी के समय में सबसे ज़्यादा अभिलेख मिलेंगे कुमारगुप्त के समय के, तो कुमारगुप्त की सारी डिटेल दे देंगे। और उससे लिंकअप जो जो टॉपिक हो सकते हैं आगे के, वो सारे वहीं पे लिंकअप करा देंगे, जिससे कि तुम्हारी एक समझ बन जाए, ठीक है। तो ये गुप्त काल हो गया। गुप्त काल का जो अंतिम शासक होगा उसको मार के वो खत्म हो जाएगा। इसके बाद क्या होगा ना कि गुप्त काल तक भारत जो होगा एक विशाल साम्राज्य होगा। गुप्त काल जैसे ही खत्म होगा तो भारत में छोटे छोटे शासक आ जाएंगे। कोई पश्चिम में राज कर रहा है, कोई पूरब में, कोई ऐसे, ठीक। तो फिर क्या होगा, उत्तर में एक आएगा शासक हर्षवर्धन। नाम सुना होगा हर्षवर्धन का, है ना। पुष्यभूति वंश, हर्षवर्धन आएगा। वो थोड़ा सा शक्तिशाली शासक था हर्षवर्धन, उसके बारे में बोला भी जाता है कि अंतिम हिंदू शासक था जो शक्तिशाली था। वो आएगा, वो कुछ काम कराएगा, उसके बारे में डिटेल लेंगे। और यहाँ से तुम्हारा क्या होगा कि मैन राजवंश उत्तर भारत के आपके समाप्त हो गए। 6वीं ईस्वी तक पहुँच गए। जो जो यात्री आए हैं, क्या क्या यात्रा वृत्तांत दिया, जिसकी जो विशेषताएं हैं। जैसे एक टॉपिक उठाएंगे, कोई भी टॉपिक, जैसे मौर्य काल उठाए, मौर्य काल के बारे में चंद्रगुप्त मौर्य उठाए, तो चंद्रगुप्त मौर्य ने क्या किया, किस किस चीज़ को जीता, कहाँ कहाँ तक इसका शासन था, इसके समय में और क्या हुआ, है ना। सिकंदर आया तो कब आया, ठीक, किससे विवाह हुआ इसका, क्या उपाधियाँ थी, ये सारी डिटेल चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में मिल जाएगी। फिर दूसरे के बारे में, तो ऐसे ही सब के बारे में 1 बाई 1 करके डिटेल में आपको बताया जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया गुप्तोत्तर काल हो गया, इसी में हर्षवर्धन वगैरह आ गए। फिर आपके 3 राजवंश बड़े बड़े आएंगे। तीन राजवंश बड़े बड़े आ जाएंगे। एक दक्कन में आ जाएगा राष्ट्रकूट वंश। ये समय के साथ चलोगे ना, जैसे समय से बता रहा हूँ, शुरुआत कहाँ से की थी हमने, पाषाण काल से, 5 लाख ईसा पूर्व से की थी। कहाँ तक पहुँच गए हम, 600 ईस्वी तक पहुँच गए। तो जैसे समय के साथ चलोगे, याद रखना बहुत इजी हो जाएगा। इसके बाद 600 ईस्वी के बाद उत्तर भारत में कौन सा आएगा आपका, गुर्जर, प्रतिहार, आपका पूर्वी भारत, बंगाल और बिहार में आएगा पाल वंश। ये अगर बिहार का कोई एग्जाम दे रहा है तो ये वंश बहुत इंपॉर्टेंट हो जाए, बीपीएससी वगैरह किसी को देना हो आगे चल के, ठीक है। इसके बाद आपका कौन सा आएगा, दक्कन में राष्ट्रकूट, लिख दिया मैंने वैसे, ठीक है। दक्कन मतलब क्या, महाराष्ट्र, ये साउथ वाले बात करेंगे, अलग से करेंगे उसका, ठीक है। तो ये आ गए
अभी उत्तर भारत की बात हो रही, साउथ के वंश हम अलग से उठा लेंगे, वो मुश्किल से 4-5 हैं टोटल, तो हो जाएंगे। ठीक है, तो ये राष्ट्रकूट आ गया दक्कन का। ये 3 मेन वंश आएंगे, इनमें लड़ाई होगी आपस में कन्नौज पे राज्य स्थापित करने के लिए। तो वो सब कौन कौन था, ध्रुव कहाँ था, है ना, नागभट्ट कहाँ था, वत्सराज कौन था, ये करके पूरी डिटेल में कौन कौन से युद्ध लड़े क्या है। तो यहाँ पे आपके ये 3 वंश खत्म हो जाएंगे। फिर आते हैं, अब राष्ट्रकूट है जो एलोरा की गुफाओं का नाम सुना होगा लोगों ने, हाँ, उसने मंदिर बनवाया एक कृष्ण प्रथम ने, राष्ट्रकूट वंश का शासक था। तो पूरी डिटेल जिसके बारे में चर्चा करेंगे, देखोगे कि हिस्ट्री जैसी खत्म होने को आई तो कोई भी ऐसा फैक्ट बचा नहीं जो उस टॉपिक के अंदर नहीं आ गया। अभी क्या पढ़ते हो कि एक फैक्ट उठाया कहीं से आ गया, है ना, कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण किसने कराया पता ही नहीं है क्या था, सीधा रट के बैठे हो, बैकग्राउंड नहीं पता। लेकिन जब राष्ट्रकूट वंश कराएंगे तो उसके सारे शासक कराएंगे। तो जैसे कृष्ण प्रथम पे आएंगे वहाँ से समझ में आएगा कृष्ण प्रथम ने इसका निर्माण कराया था गुफा संख्या 16 में एलोरा में। जब ये डिटेल होगी फिर भूलने की जरूरत नहीं पड़ेगी, है ना। अब यहाँ पे दक्षिण में आ जाते हैं, और उत्तर भारत में कुछ सोलंकी राजवंश वगैरह हैं, और छोटे छोटे हैं। तो वो जो छोटे छोटे होंगे ना उनको क्लब करके हल्का सा देंगे। बंगाल में थोड़े गौड़ वंश थे पहले, उनका दे देंगे। ठीक, अब मेनली आ जाते हैं दक्षिण भारत। दक्षिण भारत में क्या होगा, कौन से आएंगे, चोल, उनके पहले पल्लव आ जाएंगे। एक्चुअली पहले दक्षिण भारत में एक आएगा संगम काल, ये होगा 300 BC से 300 AD तक। ठीक है, इसमें क्या हुआ कि कवि, तमिल कवि थे, उनकी एक गोष्ठी आपस में बैठ के एक चर्चा होती थी। वो वहाँ पे वो कविताओं का संग्रह करते थे, एक दूसरे सुनाते थे। उन्हीं का जो संग्रह होगा वो क्या कहलाएगा, संगम, उसी को संगम बोलेंगे। कुछ काव्यों की रचना होगी वहाँ पे, तो ये संगम काल, उसी, ये पूरा काल संगम काल। तो यहाँ पे क्या किताबें, टोटल 3 संगम होंगे, किसकी अध्यक्षता में कहाँ पे हुए वो सारी करा देंगे, और ये उन पे समझ बनवा देंगे, और कौन कौन सी किताबें लिखेंगे। तो संगम काल तुम्हारा मुश्किल से आधे पेज का खत्म हो जाएगा। संगम काल के बाद आ जाएगा पल्लव, ठीक है, 600 BC के आसपास। फिर चोल आ जाएगा, चालुक्य भी उसी समय पढ़ोगे, और जो चेर और पांड्य हैं बाद के हैं। ठीक है, पांड्य वंश जैसे चोल खत्म होता है दक्षिण, सबसे दक्षिण में तमिलनाडु मदुरई वगैरह में, फिर पांड्य वंश आ जाता है, उसके बाद नायक वंश। तो उतने इंपॉर्टेंट नहीं है, जो जो इंपॉर्टेंट है वो सारे करा देंगे, है ना। जैसे चालुक्य राजा पुलकेशिन द्वितीय का नाम सुने होगे, सुना है, ऐहोल अभिलेख का नाम सुना है, ऐहोल अभिलेख, या हर्षवर्धन को किसने हराया था, पुलकेशिन द्वितीय ने। ये जो फैक्चुअल चीजें हैं, तो एक जैसी पुलकेशिन द्वितीय पढ़ोगे उसके बारे में सारी चीजें आ जाएंगी। तो वो 2-4 जगह से जो लग रहा है कि अलग अलग कहीं से भी पूछ देता है, वैसा नहीं होता है ना। तो यहाँ पे आपका एंशिएंट इंडिया क्या हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। एंशिएंट इंडिया में बस इतने ही टॉपिक, बौद्ध और जैन धर्म बता दिया, लास्ट के 2 टॉपिक लास्ट में या महाजनपद के साथ में बौद्ध और जैन धर्म आपको इतना डिटेल में कराएंगे, भगवान बुद्ध के जन्म से लेकर लास्ट तक क्या है, क्या शिक्षाएं दी, किसका क्या महत्व था, क्या इनकी मान्यताएं, क्या ग्रंथ हैं, कौन सी भाषा में लिखे गए। तो बौद्ध और जैन धर्म सारे खत्म हो जाएंगे। और यहाँ पे आपका क्या हो गया, इनकी कला भी, स्थापत्य, हर चीज की बात होगी। सीधी बात है, जो टॉपिक होगा, जैसे चोल काल में क्या हुआ, चोलकालीन राजाओं के नाम बताओ एक आध, किसी को पता हो तो। 2 मेन राजा थे, ठीक है। पहला था राजराज चोल, हाँ ये पहले के हो गए, इनने कोई इंपॉर्टेंट काम नहीं किया। जो मेनली है, क्या होता है किसी वंश में, ये चोल वंश है या कोई भी वंश है, उसमें क्या करोगे, सबसे पहले उसका संस्थापक चाहिए तुमको, कि इसका संस्थापक क्या था। फिर मेन राजा चाहिए। जैसे चोल का कौन था संस्थापक, विजयालय, ठीक। फिर मेन जो तुम्हारे राजा हैं उनके बारे में जानकारी चाहिए। तो इसमें 2 ही इंपॉर्टेंट राजा होंगे, और बीच में रहेंगे कुलोत्तुंग वगैरह ये सब, लेकिन मेन इंपॉर्टेंट राजा है एक तुम्हारा राजराज प्रथम है, दूसरा राजेंद्र प्रथम। इसने जो जो मंदिरों के निर्माण कराए वो आ जाएंगे। कौन सा मंदिर का निर्माण कराया किसी को पता, जैसे बृहदेश्वर मंदिर का नाम सुने, बृहदेश्वर मंदिर, गंगैकोंड चोलपुरम करके मंदिर है, बहुत विशाल मंदिरों के निर्माण कराए।
तो जब इनके बारे में कराएंगे तो जो इन्होंने निर्माण कार्य भी किए वो भी पढ़ लोगे, तो एंशियंट हिस्ट्री यहाँ पे खत्म हो जाएगी। अब आते हैं हम लोग सीधे मध्यकालीन। तो मध्यकालीन कहाँ से शुरू हो रही? जैसे मैंने बोला 800 से 1200 ईस्वी तक की, 800 से 1200 ईस्वी तक के इतिहास को बोला जाता है पूर्व मध्यकाल। मध्यकाल से जस्ट पहले का काल। लेकिन इसको हम पढ़ाते किस लिए? कि आपकी एक कनेक्टिविटी बन जाए, कहाँ से क्या हुआ। तो मध्यकाल जब शुरू करेंगे हम इस्लाम का उदय, इस्लाम के बारे में हल्की ही जानकारी दे देंगे, क्योंकि मध्यकाल ओवरऑल किसके बारे में? इस्लाम के बारे में, है ना। तो इस्लाम के बारे में जानकारी दे दी। इसके बाद सीधा आ जाएंगे 711 ईस्वी पे। किसका आक्रमण हुआ था इस टाइम? मोहम्मद बिन कासिम का। मोहम्मद बिन कासिम आएगा, दाहिर करके एक सिंध के राजा रहेंगे, उन पे अटैक करेगा। इसके बाद वापस चला जाएगा वो। फिर बाद में उसी के यहाँ उसको फांसी दे दी जाती है। चचनामा करके एक बुक होती है, उससे उसकी जानकारी मिलती है। ठीक, जब बिन कासिम चला जाएगा, फिर अगला जो आएगा वो बंदा आएगा महमूद गजनबी। कब आता है? 1000 से 1025 तक ईस्वी तक। ठीक है, ईस्वी चल रही है। 1000 से 1025 ईस्वी तक ये 17 बार आक्रमण करेगा, और इसका मेन मकसद ही रहेगा, यहाँ आएगा, आक्रमण करेगा और लूट के मंदिरों से धन लेके जाएगा, अपने यहाँ चला जाएगा। ये यहाँ शासन करने आते ही नहीं है। तो बार बार आएगा। सोमनाथ मंदिर पे भी 1025 में आक्रमण करेगा। तो जब गुजरात का सोलंकी राजवंश पढ़ोगे तो भी इसकी कनेक्टिविटी मिल जाएगी कि वहाँ पे भीम प्रथम रहता है, उसके काल में आके आक्रमण करता है, वही मंदिर का पुनरुद्धार कराता है। जब सोमनाथ मंदिर का जिक्र होगा तो फिर मैं बताऊंगा और किस किसने पुनरुद्धार कराया। स्वतंत्रता के बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और वल्लभ भाई पटेल ने भी जो नया मंदिर इस टाइम का बनाया उन्होंने बनवाया। तो कोई भी टॉपिक होगा वो जहाँ जहाँ से कनेक्ट हो सकता है वो जानकारी तुमको मिल जाएगी। तो यहाँ बैठ आओगे तो किस लिए? आर ओ के लिए। लेकिन एक टाइम के बाद पता चलेगा कि जो तुम्हारे पास जानकारी है, तुम कोई भी पीसीएस भी आराम से निकाल सकते हो। प्रीलिम्स मेंस का आइडिया देता रहूँगा, हल्का फुल्का लिखाता रहूँगा, लेकिन मेंस का एक स्पेशल बैच करेंगे जब कुछ लोगों की प्रीलिम्स में सिलेक्शन हो जाएंगे, है ना। तो उसमें क्या रह जाएगा बाकी? सिर्फ एक फॉर्मेटिंग आंसर की जानकारी। तो तुम्हारे पास वैसे भी सारी है, कहाँ से क्या मिला। एक आंसर की फॉर्मेटिंग ही तो करानी है हमें। जैसे सामाजिक विशेषता है, सामाजिक विशेषता बताई हमने कि सामाजिक विशेषता में क्या देखोगे? सबसे पहले वर्ण व्यवस्था थी कि नहीं, दास प्रथा थी कि नहीं, महिलाओं की स्थिति क्या थी, खान पान क्या था, रहन सहन क्या था। तो जब देखोगे कि यहाँ पे दास प्रथा थी कि नहीं, दास प्रथा के जो साक्ष्य मिले वो तुमको पहले से पता होगा। महिलाओं की स्थिति के बारे में मातृ देवी की मूर्तियाँ ये सब मिलेगा तो तुमको पता है, इन्फॉर्मेशन है। हमें उसको क्लब करके एक समझ बनवा देंगे। तो मेंस के लिए वो ज़रूरत पड़ेगी। तो अभी जो प्रीलिम्स की तुम्हारी तैयारी होगी, चाहे तुम आर ओ दोगे, इसके बाद कहाँ के? यूपी के हो सारे लोग? यूपी के हो सारे? एमपी के आर ओ ही वाले हो ना? यूपी का जो आर ओ आने वाला, ठीक है। तो कोई भी दो जिसमें भी जीएस आती है, जीएस तुम्हारी A to Z कवर होगी। जीएस के अलावा और भी सारे सब्जेक्ट का होगा ही कवर यहाँ पे, है ना। मैथ रीजनिंग भी कराएंगे, हिंदी भी कराई रही है मैडम। तो सारे सब्जेक्ट तुम्हारे A to Z कवर होंगे, ठीक। महमूद गजनबी के बाद कौन आएगा? मोहम्मद गौरी। कब आता है? 1191। एक्चुअली ये 1175 में जो है हमला करता है, मुल्तान पे कब्जा कर लेता है। 1178 में भीम द्वितीय जो रहता है सोलंकी राजवंश का, इसको हराएगा। फिर 1191 में तराइन का प्रथम युद्ध होगा पृथ्वीराज चौहान से, वहाँ ये पहला हारेगा और दूसरा जीत जाएगा, है ना। फिर चंदावर का युद्ध लड़ेगा। तो इसके जो जो युद्ध है मोहम्मद गौरी के, वो सारे युद्ध कराएंगे। कौन कौन से इसने युद्ध लड़े थे, किससे लड़े थे, क्या है। इसके साथ इसके दो गुलाम आएंगे। कौन थे वो? मोहम्मद गौरी के गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक और कुतुबुद्दीन ऐबक और कौन था? मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी। ये दो लोग आएंगे। यहाँ का जो उत्तर का दिल्ली और आसपास का जो विजित क्षेत्र रहेगा वो इसको दे देगा। बाकी बख्तियार खिलजी चला जाएगा बिहार तरफ। बिहार तरफ जाएगा तो भारी तबाही मचाएगा। हाँ, वो जाएगा और सीधी आग लगाता जाएगा हर जगह।
तो नालंदा विश्वविद्यालय को वहाँ पे और विक्रमशिला विश्वविद्यालय थे, सबको जला देगा, है ना। इस तरीके से इसके दो गुलाम थे, एक एल्दोज था, एक कुबाचा था। तो जो तराइन का तृतीय युद्ध होगा वो आगे चल के इल्तुतमिश और उसके बीच में होगा। तो ये भी सारी जानकारी देंगे जो कहीं कहीं मिलती नहीं, एक दो बुकों में तुमको मिलेगी भी नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे कुतुबुद्दीन ऐबक आ गया, फिर कौन आएगा? तो जैसे कुतुबुद्दीन ऐबक आएगा यहाँ से किस चीज़ की शुरुआत हो जाएगी? गुलाम वंश की, है ना। और इसी काल को बोला जाता है सल्तनत काल। तो ये क्या है? सल्तनत काल की शुरुआत हो गई। सल्तनत काल कब से? 1206 से। 1206 से क्या हो गया? कुतुबुद्दीन ऐबक आएगा और यहाँ से सल्तनत काल की शुरुआत हो गई। और पहला वंश होगा, ये किस वंश का शासक है? गुलाम वंश का, क्योंकि ये मोहम्मद गौरी का गुलाम था। अगला आएगा इल्तुतमिश, इसके बाद रजिया सुल्तान, फिर ठीक है। तो बलबन जो इम्पोर्टेंट है मेनली, और जैसे कोई छोटा आया तो उसके बारे में जो एक आध क्वेश्चन पूछा जाता है, हम केवल उस पर स्ट्राइक करेंगे। यहाँ क्लास का मतलब क्या होता है? जब कोई टीचर बता रहा होता है, कोई एक्सपीरियंस टीचर जब बता रहा होता है, उसका सबसे ज़्यादा फायदा ये होता है, क्या पढ़ना है ये तो बहुत किताबों में है, पढ़ लो पूरी किताब। जब कोई टीचर बता रहा होता है उसको एग्जैक्टली पता होता है कि कहाँ से क्वेश्चन आते हैं, क्या नहीं पढ़ना है। उसमें क्या होता है, जो तुम्हारी 300 पेज की बुक होती है ना, वो शॉर्ट होके आ जाती 50 से 60 पेजेज में, प्लस समझ बनवा देता है वो तुम्हारी 3 से 4 बुक की। समझ तुम्हारी इतनी बन जाएगी कि एक बुक से तुम्हारी वो समझ नहीं बनेगी। तो समझ तुम्हारी बन गई 4 बुक की, लेकिन कंटेंट बचा कितना? 50 से 60 पेज का। इसलिए बहुत आसान हो जाता है पढ़ना, ठीक है। तो यहाँ पे वही है कि जिसके बारे में जो ज़रूरी होगी वो सारी चीज़ें डाली जाएंगी, जो नहीं भी पढ़ी होंगी वो भी डाली जाएंगी, और जो नहीं ज़रूरी होगी उसका हम लोग नहीं छुएंगे, ठीक है। तो कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में बात कर लेते हैं। क्या क्या बनवाया इसने यहाँ पे? कुतुब मीनार बनवाई थी? हाँ, किसकी याद में रखी थी? कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी करके एक सूफी संत आए थे यहाँ पे, है ना। उन्हीं के साथ आए थे कौन? मोइनुद्दीन चिश्ती भी। ये दोनों लोग आए थे मोहम्मद गौरी के। ऐसे महमूद गजनवी के काल में भी बताएंगे कौन कौन से लेखक आए थे। 4 लेखक आए थे मेनली, उतबी, अलबरूनी, फिरदौसी, बैहाकी। किसने क्या ग्रंथ लिखे? तारीख यामनी किसने लिखी? किताबुल हिंद किसने लिखा, है ना, शाहनामा किसने? वो सारी चीज़ें डिटेल, जो काल होगा उस काल के बारे में जो जो हो सकता है। अभी तो हम एक ओवरव्यू ले रहे हैं पूरे सब्जेक्ट का, है ना। और सबसे विस्तृत सब्जेक्ट है हिस्ट्री। कोई भी सब्जेक्ट इसका आधा भी नहीं है, इतना ये फैला हुआ है। इसमें तुम्हारा कुछ लिमिट ही नहीं है, कितना भी पढ़ लो, ठीक है। तो उस सब्जेक्ट का एक पूरा ओवरव्यू ले रहे हैं कि इस सब्जेक्ट में पढ़ना क्या क्या है, कैसे जाना है। तो तुम्हारा एक माइंड मैप बन जाएगा। प्लस जैसे पढ़ोगे, जैसे पहला टॉपिक पढ़ोगे फिर बहुत आसान हो जाएगा। जब सारा ओवरव्यू ले रहे हो, उसको जानने की इतनी तुम्हारे अंदर क्षमता आ गई कि वो सारी चीज़ें तुम जान के हल्का फुल्का माइंड में रख ले रहे हो। फिर जैसे गुलाम वंश पढ़ाएंगे, 20 मिनट में गुलाम वंश तुम्हारा खत्म हो जाएगा, है ना। और इतने अच्छे से खत्म हो जाएगा, सब कुछ समझ में आ जाएगा। तो कुतुबुद्दीन ऐबक आएगा, कुतुब मीनार का निर्माण कराएगा, और भी कुछ निर्माण कराएगा, उसके साथ और भी लोग आएंगे। पहली मंजिल कुतुबुद्दीन ऐबक कराएगा, दूसरी से चौथी मंजिल तक इल्तुतमिश कराएगा, फिरोज शाह तुगलक 5वीं मंजिल मरम्मत भी करवाएगा, टूट जाती है बीच में, और फिर उसकी 5वीं मंजिल। तो इस तरीके से जो जो जिसके बारे में होता है वो तुम्हारे पास एकदम करेक्ट इन्फॉर्मेशन होगी, ठीक है। तो कुतुबुद्दीन ऐबक आ गया, फिर इल्तुतमिश, इनकी बात हो गई। गुलाम वंश हम यहाँ से स्किप करते हैं, ठीक है। अगला वंश कौन सा आएगा? खिलजी। कब से कब तक? 1290 से 1320। सिर्फ 30 साल तक ही रहता है, सिर्फ 30 साल तक रहेगा। तो एक क्वेश्चन भी पूछा जाता है, अभी हाल ही में किसी एग्जाम में पूछा गया, कब से सबसे कम कार्यकाल किस वंश का था, है ना। तो ये खिलजी वंश ही है। तो खिलजी वंश आ गया, इसमें 2 शासक रहेंगे, कौन कौन से? मेनली जलालुद्दीन खिलजी। 6 साल स्टार्टिंग के 6 साल वो रहेगा, 6 साल बाद 20 साल तक, अगले 20 साल तक कौन रहेगा? अलाउद्दीन। लास्ट के 4 साल तक कोई और छोटा सा रहेगा, काम खत्म हो जाए।
तो ये दो बड़े हैं। जलालुद्दीन तो थोड़ा मंगोलों का आक्रमण वगैरह विफल किया, ये वो छोटा है। अलाउद्दीन खिलजी बहुत विस्तृत है, उसके बहुत सारे युद्ध हैं, बहुत सारे निर्माणकार हैं, बाजार नियंत्रण की नीतियाँ हैं। तो अलाउद्दीन खिलजी हम लोग डिटेल में करेंगे क्या कैसे क्या। इसके बाद खिलजी वंश खत्म, फिर तुगलक वंश आया। तुगलक वंश में कौन कौन थे? गयासुद्दीन तुगलक, फिर मोहम्मद बिन तुगलक और फिर फिरोज शाह तुगलक। इसी के काल में एक जौनपुर की नींव डालेगा। जौनपुर की स्थापना कौन करता है? फिरोज शाह तुगलक। बहुत सारे नगरों की स्थापना करेगा, फिरोजाबाद की करेगा, फिरोज शाह कोटला की करता है ना। आगरा की स्थापना किसने की थी? सिकंदर लोदी करेगा आगे चल के, है ना। हाँ 1504 में, ठीक। तो इस तरीके से तुगलक वंश तुम्हारा होगा। तुगलक वंश A to Z तीनों, किसने क्या किया, किसने क्या काम कराया, जजिया कर किसने दोबारा शुरू कराया, कौन से हैं, PWD डिपार्टमेंट किसने शुरू कराया। फिरोज शाह तुगलक ने बहुत सारे काम किए, उसके सारे दीवाने बंदगान, है ना, दारुल सफ़ा करके ये जो भी बनाया है, जो भी डिपार्टमेंट को, इसमें बहुत सारी टर्मिनोलॉजी आती है। सल्तनत काल जो है क्या है, यहाँ पे भाषा कौन सी थी? अरबी या फारसी? अरबी और फारसी जो शब्द होते हैं तुम्हारे अलग होते हैं, तो हर एक शब्द का अपना मीनिंग होता है। तो सारी मीनिंग, कौन सा शब्द यूज होता था, है ना। दीवाने मुश्त का राज है तो उसका मतलब क्या होता था, बरीद मुबालिक है तो उसका मतलब क्या होता था, किस डिपार्टमेंट के लिए होता था, वो सारी टर्मिनोलॉजी भी हर काल के साथ हमारी चलती रहेगी, ठीक। तुगलक के बाद कौन सा आएगा अगला? सैयद वंश। सैयद वंश बहुत छोटा सा है, 2-3 मैन में शासक हैं। और सैयद वंश खत्म होगा तो फिर कौन सा आ जाएगा? लोधी वंश। लोधी वंश में कौन कौन है? बहलोल लोधी शुरू करेगा, सिकंदर और आखिरी इब्राहिम लोधी। इब्राहिम लोधी कब खत्म हो जाएंगे? और ये लोधी वंश जो है ना वो तुम्हारा अफगान वंश है, ठीक है। अभी तक ये तुर्की वाले चल रहे हैं या मध्य एशिया वाले, लोधी आ जाएंगे अफगान वंश वाले। तो फिर सीधा हम कहाँ आ जाएंगे? इब्राहिम लोधी पे, है ना। इब्राहिम लोधी, इनके बारे में बताओ क्या है, कब इनकी मृत्यु होगी, कौन सा युद्ध था? 1526 में। कौन सा था, प्रथम कि द्वितीय? प्रथम युद्ध था। तो एक क्वेश्चन यूपीएससी में आया था मेंस में कि पानीपत में ही क्यों सारे साम्राज्य को विस्थापन करने वाले युद्ध पानीपत में ही क्यों हुए, है ना। पानीपत ऐसी जगह क्यों थी कि जहाँ साम्राज्य उलट पुलट हो जाते थे, वो युद्ध वहीं होते थे। ये मेंस का क्वेश्चन है। तो ये भी जब जो चीज़ सामने होगी वो तुमको दे देंगे कि पानीपत की अवस्थिति ऐसी जगह थी, दर्रा होता है वहाँ से लोग वहीं से ही आते हैं। दर्रे का मतलब जानते हो क्या होता है? दो पहाड़ों के बीच का रास्ता है, मीन्स दो पहाड़ हैं तो उनके बीच में थोड़ी जगह छूटी होती है, फिर अगला पहाड़ शुरू होता है, तो दर्रा था, तो वहीं से ही था। नहीं, पानी तो वैसे नॉर्मली रहती है, पानी की दिक्कत नहीं थी। वो तो रहने के लिए अगर तुम परमानेंट जा रहे हो तो पानी चाहिए। मैदान था, मैदान में वो पूरी अवस्थिति बता देंगे कि क्यों होते हैं। तो ये तुम्हारी समझ उस लेवल की बनती जाएगी। जानकारी तुम वो इकट्ठा करोगे जो तुम्हारे लिए ज़रूरी है, खासतौर से कोई भी प्रीलिम्स देने जा रहे हो MCQ फॉर्म वाला। लेकिन समझ तुम्हारी वो डेवलप हो जाएगी कि तुम अपना और आगे विकास करना चाहो तो कर सकते हो, मेंस कोई लिखना चाहो तो वो भी लिख सकते हो, लिखित वाला, ठीक है। अब इब्राहिम लोधी यहाँ मारा जाएगा। पहला सल्तनत काल का ऐसा शासक रहेगा जो रणभूमि में युद्ध लड़ते हुए मारा जाएगा। इब्राहिम लोधी हो गया, ठीक। इब्राहिम लोधी के बाद फिर क्या होगा, कौन आ जाएगा? बाबर। मुगल वंश की स्थापना हो जाएगी। मुगल वंश की स्थापना, इसके बाद के सारे शासक सबने पढ़े हैं, कौन कौन थे जल्दी से बता दो। औरंगजेब। शेरशाह तो तुम्हारा अफगान वंश का आ गया, है ना। हुमायूं के बाद आ जाएगा वो, ठीक। हुमायूं के बाद 5 साल के लिए आएगा शेरशाह, ठीक, वो समाप्त। फिर हुमायूं की वापसी होगी। हुमायूं के बाद
अकबर, अकबर के बाद जहांगीर, फिर शाहजहां, फिर औरंगजेब। और किसने क्या काल किए, क्या काम किए किसने? ये जहांगीर है तो चित्रकला के लिए बहुत फेमस था, स्वर्णकाल था उसके समय। कौन था, कहाँ उसने चित्रशाला बनवाई, क्या है, कौन कौन से चित्रकार थे उसके में, है ना, ये सारी डिटेल। इस तरीके से शाहजहां है तुम्हारा स्थापत्य का स्वर्णकाल था, उसके बारे में सबके युद्ध संधियाँ वो सारी डिटेल में जब हम लोग करके फाइनली औरंगजेब, औरंगजेब की बात होगी। कब कब आएगा ये? औरंगजेब 1500 में आएगा। 1658 में औरंगजेब यहाँ पे आ जाएगा। और कब तक रहेगा? 1749 वर्ष से शासन करता है। सबसे ज़्यादा मुगल वंश में यही शासन करेगा और 1707 में इसकी मृत्यु हुई। जब तक ये रहेगा सबसे ज़्यादा विस्तृत इसका साम्राज्य है। और इसी के काल में धीमे धीमे बहुत सारे विद्रोह होने शुरू हो जाएंगे और विघटन शुरू हो जाएगा साम्राज्य का, ठीक है। और इसके मृत्यु के बाद इसका जो मुगल साम्राज्य है वो दिल्ली के आसपास कुछ ही एरियाज तक ही था। बाकी इसके नाम पे शासन तो चल रहा है मुगल के नाम पे, लेकिन अलग अलग सूबेदार हो गए, उन्होंने अपने आप को स्वतंत्र जैसा मान लिया। वो ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर रहे, साल में 1-2 भेंटें भेज दी, है ना, और बस यही काम करे, बाकी अपना चला रहा है, अपना राजस्व सब अपना नियम नियम मान रहे हैं। तो औरंगजेब की मृत्यु के बाद कौन आएगा? औरंगजेब की मृत्यु हो जाएगी, फिर कुछ छोटे छोटे शासक आ जाएंगे, जैसे बहादुर शाह प्रथम आएंगे, है ना, फिर जहांदार शाह आएंगे जिनको क्या बोला जाता था, लंपट मूर्ख, है ना, फिर फर्रुख सियार आएंगे, फिर मोहम्मद शाह आएंगे। वो रहेंगे 1749 तक। उन्हीं के काल में नादिर शाह अब्दाली का क्या होगा, अटैक होगा। नादिर शाह अब्दाली आता है ईरान से, बहुत ही खतरनाक रहता है और पूरा दिल्ली को तहस नहस कर देता है। पूरी दिल्ली में लाशें बिछा देगा, सब कुछ लूट के चला ले जाएगा, जो कोहिनूर हीरा तख्ते ताऊस वही लेके यहाँ से चला जाएगा, ठीक है। तो नादिर शाह अब्दाली, फिर बाद में उसी का ही सेनापति रहता है, वो बार बार अटैक करता है, अहमद शाह अब्दाली, है ना। और इसी काल में क्या है, अलग अलग क्षेत्रीय राजा आ जाएंगे और यहीं से तुम्हारा किसकी स्थापना हो जाएगी, आधुनिक भारत की, ठीक है। तो पहला जैसे ही आधुनिक भारत शुरू करेंगे ना, तो पहले देखेंगे कि 1750 या 18वीं सदी के आसपास भारत की स्थिति क्या थी। तो देखोगे बंगाल में अलग नवाब हैं, अवध में अलग नवाब हैं, हैदराबाद में निजाम है तुम्हारा, फर्रुखाबाद या रोहिलखंड में बंगस पठान हैं, जयपुर में छोटे छोटे आमेर, मेवाड़, मारवाड़ शासक हैं। इस तरीके से पूरे देश भर में छोटे छोटे शासक, अवध में तुम्हारे नवाब हैं, सब ने क्या किया, डिवाइड कर लिया। जाट हैं तुम्हारे कहाँ पे, राजस्थान, भरतपुर, तो इस तरीके से पूरा इंडिया छोटे छोटे उसमें डिवाइड हो गया। मराठा तुम्हारे कहाँ कहाँ हो जाएंगे, गुजरात, महाराष्ट्र और एमपी का कुछ भाग, नागपुर, हैं, ग्वालियर, यहाँ तुम्हारे क्या है, मराठा आ जाएंगे। तो ये इस तरीके से पूरी इंडिया में इन लोगों का शासन हो गया। मुगल यहाँ से समाप्त हो गए। अब हम लोग कहाँ जाएंगे सीधा, आधुनिक भारत में। ये तो बता दी स्थिति। आधुनिक भारत की नींव कहाँ पड़ गई, भारत में यूरोपियों के आगमन से, है ना। आधुनिक भारत, टाइम कितना हुआ, 1 बज गया, ठीक। आधुनिक भारत की नींव कहाँ से पड़ गई, भारत में यूरोपियों के आगमन से। यूरोपीय यहाँ आएंगे 1498 में। पहला यूरोपीय कौन आएगा, क्या था उसका नाम जो था पहले, वास्को डी गामा, 1498। उसके पहले एक आता है, उसके पहले एक बंदा आया था बार्थोलोमियो डियाज करके। वो क्या है, एक मार्ग की खोज करेगा। जब पढ़ाएंगे हम तो इधर मैप लाएंगे, ठीक है, मैप पे बताएंगे कि जो बार्थोलोमियो डियाज था वो इंडिया यहाँ है, अफ्रीका यहाँ है, ठीक है। वो एक मार्ग की खोज करेगा ऐसे होते हुए यहाँ पे, ठीक है।
जिसको बोलते हैं केप ऑफ गुड होप, तो वो 1487 में कर देता है। फिर उसी मार्ग से वास्को डी गामा पहुंच जाता है इंडिया। कहाँ? कालीकट के बंदरगाह। जैमोरन करके एक व्यक्ति रहता है, उसका स्वागत भी करता है। वो आता है मेनली बिजनेस के लिए, यहाँ से मसाले खरीद के ले जाएगा और वापस उधर जाएगा तो उसको 50 गुना मुनाफा मिलता है। अब उसको आदत लगी तो अगली बार आएगा वो और बड़े दल के साथ आएगा और बड़े बड़े जहाज़ों और ज़्यादा भर के ले जाएगा। और जहाँ से ये मसाले, तो ये क्या फैक्ट्री बोलते थे पहले, इसी की फैक्ट्री होती थी, कुछ मशीनें तो थी नहीं उतनी बड़ी बड़ी, तो ये वहाँ पे कॉलोनी घर बना लेते थे, गैरेज जैसे, उसमें मसाले इकट्ठा करते थे, उसी के आसपास अपने इनके लोग बस जाते थे तो वो कॉलोनी बना लेते थे। तो उनकी कॉलोनी होती, उसमें वो अपने नियम भी चलाते थे, उनके पास जहाज होते थे, नेवी होती थी, तो जहाँ पे जाते थे, जहाँ बसते थे, वहाँ कब्जा कर लेते। सीधी बात है। अगर इंडिया के आदमी को, क्योंकि इंडिया जैसी कोई वहाँ पे भावना तो थी नहीं, देश जैसी कोई भावना नहीं थी, राजा यहाँ पे है, ये अपने आप को अलग देश मान रहा है, ये राजा ये अपने आप को अलग देश मान रहा है, आपस में ही लड़ रहे हैं, लोग भी आपस में लड़ रहे हैं, तो देश जैसी तो कोई फीलिंग्स है नहीं। तो यहाँ पे क्या होगा कि धीमे धीमे आके जैसे ही बिजनेस के लिए लोग आएंगे, बस जाएंगे, अपने नियम चलाएंगे, अपनी सामाजिक व्यवस्था बनाएंगे, सब चीज़ कराएंगे, तो यहाँ पे यूरोपियों का क्या होगा? आगमन शुरू हो जाए। 1498 में ये आएगा। इसके बाद पूरा सबकी डिटेल देंगे, ठीक है। सबसे पहले पुर्तगीज आए 1498 में, 1503 में कोचीन को जीतेंगे, फिर 1505 में कुन्नूर को जीत लेंगे ये लोग, 1510 में बीजापुर के सुल्तान से गोवा को जीत लेंगे। इस तरीके से कौन कौन से शासक आए, अल्फांसो अल्बुकर्क, फ्रांसिस्को डी अल्मीडा, ये सारे जो आएंगे सबके बारे में डिटेल से आपको जानकारी देंगे। और पूरा पुर्तगीज का जब तक कि वो कौन से बैटल में मारे जाते हैं, खत्म हो जाता है इनका मतलब इंडिया से। आखिरी लड़ाई कौन सी थी पुर्तगालीज की? स्वाली, बैटल ऑफ स्वाली 1613 ईस्वी। यहाँ पे पुर्तगीज को अंग्रेज हरा देंगे और यहाँ पे उनकी जो एक शक्ति के रूप में थे वो खत्म हो जाए। लोग तो रहते ही रहते हैं, है ना, लेकिन जो एक शक्ति के रूप में रह रहे हैं, किसी से युद्ध लड़ जा रहे हैं, अपनी व्यवस्थाएं चला रहे हैं, इनके बारे में बताएंगे। लूट मार के लिए बहुत फेमस थे, धर्म परिवर्तन बहुत कराते थे, है ना, तो ये सारी डिटेल इनके बारे में देंगे। अगले कौन आएंगे? डच 1602 में। एक्चुअली अंग्रेज आ गए थे, डच 1602 में आए थे, लेकिन हुआ क्या था कि फैक्ट्री इन लोगों ने पहले डाली, उन्होंने 1605 में फैक्ट्री डाली। तो ये डच आए, कहाँ फैक्ट्री डाली, क्या पर्पज लेके आए थे, जैसे पुर्तगीज के बारे में, ये आलू यहाँ पे लेके आए, अनानास लेके आए, भारत से क्या लेके जाते थे, पूरी डिटेल देंगे, ठीक। ऐसे डच आएंगे, डच के बाद अंग्रेज आएंगे। अंग्रेज में कौन कब आया? सबसे पहले उनका एक 1599 में एक व्यापारी आएगा, जॉन मिंडन हॉल करके, वो यहाँ देखेगा कि यहाँ तो व्यापार में बहुत सुविधाएं मिल सकती हैं, बहुत कमाई है। फिर 1600 में कंपनी की स्थापना हो जाएगी और वहाँ से ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ आ जाएगी। 1609 में उनका कौन? सर टॉमस रो करके एक रहेगा, वो जाएगा जहांगीर के दरबार में परमिशन मांगने, लेकिन पुर्तगीज हस्तक्षेप कर देंगे, उसको परमिशन नहीं मिली। फिर कैप्टन विलियम हॉकिंस जाएंगे, फिर सर जॉन सरमैन एक जाएंगे 1717 में फारूक सियार के दरिया, वहाँ पे उनको दस्तक नामक सुविधा मिल जाएगी। तो दस्तक क्या थी, कैसे इन्होंने किया, और जैसे ये आएंगे इनमें क्या होगा, इनकी आपस में लड़ाई होने लगेगी, क्योंकि 1664 में कौन आ जाएगा? फ्रांसीसी, है ना, और 1668 में उनकी भी कंपनी डल जाएगी। अंग्रेज हैं, पुर्तगीज 1613 में ख़त्म हो चुके हैं, डच की ज़्यादा वो हिम्मत है नहीं, तो मेन कंपनी रहेगी फ्रांस और ब्रिटेन, ब्रिटेन और फ्रांस। फ्रांस क्या करेगी? पौंडीचेरी और चंदनगर, ये नीचे है स्थान, ठीक है, ये तमिलनाडु है, तो पौंडीचेरी जो है यहाँ पे इस तट पे, यहाँ पे, और चंदनगर आपका कोलकाता के पास है, यहाँ इनका रहेगा बेस। अंग्रेज आपके रहेंगे मद्रास में। जब ये यहाँ रहेंगे, आपस में टकराव तो होगा, तो क्या होगा? आपस में इनकी लड़ाई होगी, यहीं से शुरू हो जाएगा कर्नाटक वार। 3 कर्नाटक युद्ध पड़ोगे, किस किस के बीच में हुए, कौन सी संधि हुई? एक्सला सापेल की पहले संधि होगी, दूसरी कौन सी संधि हुई, तीसरी कौन सी संधि हुई, उन संधियों के द्वारा युद्ध समाप्त होगा, ठीक है, वो सारी डिटेल तुम लोग जान जाओगे। इसके बाद
कर्नाटक वार के बाद क्या होगा, इनको बीच में द्वितीय कर्नाटक युद्ध के बाद ही मौका मिल जाएगा बंगाल में। बंगाल में थोड़ी उथल पुथल होगी, थोड़ा कमज़ोर शासक दूरदर्शी आ जाएगा, कौन सा, सिराजुद्दौला। ये उसको मौके की तरह लेंगे और बंगाल सबसे समृद्ध सूबा था उस टाइम पे, उस पर अटैक करेंगे पलासी के युद्ध में। कब हुआ था पलासी का युद्ध? 23 जून 1757। यहाँ पे इसमें क्या कारण रहे, कौन कौन थे, किस किस ने धोखा दिया, बहुत डिटेल में कराएंगे। जो भी चीज़ कराएंगे तुम्हारी डिटेल में कराएंगे, प्लस बता के ना बहुत ज़्यादा। आप सोचो जब एक दिन में तुम्हारा 1-2 घंटे की क्लास में पूरा सब्जेक्ट खत्म हो सकता है, इतना बड़ा एक ओरिएंटेशन मिल सकता है, फिर जब टॉपिक कराना होगा तो 1-2 टॉपिक कितनी डिटेल में हो सकते हैं वो तुमको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे तुम्हारा पलासी का युद्ध हो जाएगा। अगला युद्ध ये लड़ेंगे बक्सर का युद्ध 1764 में, और जैसे ही बक्सर का युद्ध जीतेंगे, क्योंकि पलासी की लड़ाई नहीं हुई थी, यहाँ पे तो केवल एक धोखाधड़ी हुई थी, और जैसे ही धोखा मिला उसके बाद शासन स्थापित हो गया। अगला बक्सर का होगा, वो रियल में लड़ाई होगी, 3 सेनाएं लड़ेंगे, तो अंग्रेज अब शक्ति के रूप में स्थापित हो जाएंगे, और यहीं से अंग्रेजों का वर्चस्व। तो मेनली अगर आधुनिक काल को लोग बोलते हैं तो 1757 से बोलते हैं, पलासी की लड़ाई से। ठीक, अब अंग्रेज क्या धीमे धीमे शासन, हस्तक्षेप करना, युद्ध लड़ना, शासकों को हराना। तो किस किस शासक को कब कब हराया, अब इनकी नज़र तुरंत मैसूर पे पड़ जाएगी। 1765 में जैसे यहाँ से जीतेंगे, मैसूर का शासक कौन था? हैदर अली का नाम सुनो। हैदर अली पर नज़र पड़ेगी इनकी कि ये शक्तिशाली है, ये हैदर अली से युद्ध शुरू कर देंगे। 4 युद्ध होंगे उनके साथ। पहला 65 में यहाँ से ख़त्म किया, 67 में वहाँ से शुरू कर देंगे। 67 से 69 2 साल चलेगा। द्वितीय मैसूर युद्ध फिर शुरू कर देंगे, है ना। 69 के बाद 80 से 84 पे द्वितीय हो जाएगा, और 90 से 92 में तृतीय हो जाएगा, और 99 में टीपू सुल्तान को मार देंगे और तुम्हारा मैसूर समाप्त हो जाएगा। उसी बीच में ये मराठों से लड़ जाएंगे 1775 में। 1775-82 तक प्रथम मराठा युद्ध, तो सारे मराठा युद्ध करा देंगे। क्या है फिर सिंध, पंजाब, किसको अंग्रेजों ने धीमे धीमे जीता, और जब जीत रहे हैं तो कुछ ना कुछ कानून लेके आ रहे हैं। तो सारे एक्ट, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 से, फिर पिट्स इंडिया एक्ट, किसमें क्या क्या प्रावधान थे, 1813 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, है ना। कब ईस्ट इंडिया कंपनी को छूट दी गई, कब उसकी छूट वापस ली गई, कब कानून बनाने के लिए अलग से कार्यपालिका में विस्तार किया गया, नहीं किया गया, वो सारी डिटेल में तुमको देंगे। तो अंग्रेजों की नीतियाँ, आर्थिक नीतियाँ यहाँ पे क्या थी, धन का दोहन क्या था सिद्धांत, अगर धन यहाँ से लेके जा रहे हैं क्या था, जमींदारी क्या थी, महलवारी क्या थी, रैयतवारी क्या थी, किसके काल में शुरू हुई, कैसे हुई, है ना। सारे फिर तुम्हारे एक एक करके गवर्नर उठा लेंगे। पहला गवर्नर जनरल कौन था? अंग्रेज गवर्नर जनरल पहला कौन था इंडिया में? लॉर्ड कैनिंग। पहला जो बंदा यहाँ पे आएगा वारेन हेस्टिंग्स, है ना। पहले क्लाइव रहता है, क्लाइव भी गवर्नर रहता है, क्लाइव के समय में युद्ध लड़े जाएंगे, ये पलासी का भी उसी के समय। लेकिन पहला जो बनेगा गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, वो कौन बनेगा तुम्हारा? वारेन हेस्टिंग्स। 1773 से 85 तक रहेगा। 86 में कॉर्नवालिस आ जाएंगे। पुलिस व्यवस्था जो है आधुनिक थाने, ये क्या IAS ICS, ये कौन लेके आए? कॉर्नवालिस लेके आए। तो ये सारा चीज़ डिटेल में कराएंगे। तो कॉर्नवालिस, जमींदारी व्यवस्था भी कॉर्नवालिस के समय में शुरू हुई। तो किसके काल में क्या हुआ, ठगी प्रथा का सुनते होगे, सती प्रथा का सुनते होगे, विधवा विवाह का सुनते होगे, हंटर आयोग का सुनते होगे, वुड्स डिस्पैच का। ये सब चीज़ें जब 1 बाई 1 गवर्नर वाइज कराएंगे तो तुमको एक अलग ही लगेगा, है ना। ये लगेगा कि ये फैक्ट जो इतने भारी लग रहे थे ये तो बड़े नॉर्मल से फैक्ट हैं, एक गवर्नर जनरल के हिसाब से, है ना। तो यहाँ पे तुम्हारा सारे गवर्नर जनरल हो जाएंगे, सारी उनकी नीतियाँ, कैसे उन्होंने उद्योगों को बर्बाद किया, कैसे उन्होंने कृषि को बर्बाद किया, किस तरीके से उन्होंने यहाँ पर शासन किया, और कैसे हर चीज़ लाए, रेलवे लाए तो किस पर्पज़ से लेके आए, तो उसका क्या प्रभाव पड़ा, इंडिया को फ़ायदा हुआ कि घाटा। और यहीं से जैसे ही होगा अपना 1857 का क्या होगा, अब जब इनकी नीतियाँ होंगी, 1757 में इन्होंने पलासी जीत लिया, 100 साल बाद 1857 में तुम्हारा विद्रोह हो जाएगा, पहला विद्रोह। उस विद्रोह में कौन कौन था, क्या क्या किया उन्होंने, वो सारी बात होगी, ठीक है। तो सारा विद्रोह कहाँ पे, किसने क्या लड़ाई लड़ी, है ना, वो सारा। रानी लक्ष्मीबाई थी तो कहाँ थी? झांसी में। कानपुर में कौन थे? नाना साहब। तो कहाँ पे कौन थे?
बहादुर शाह द्वितीय कहाँ थे, ये तात्या टोपे कहाँ थे, सबके बारे में एक डिटेल में देंगे, क्या रीजन रहा है, क्या क्या असंतोष था। और जैसे ही ये 1857 का तुम्हारा स्वतंत्रता संग्राम होगा, यहाँ से ही क्या शुरू होगा, स्वतंत्रता की लोगों के मन में एक भावना जागेगी कि हम तो गुलाम हैं। उनको पता चलेगा कि हमारा जीवन तो बहुत बदतर हो चुका है ना। और जब बदतर हो चुका है तो क्या करना चाहिए, लड़ना चाहिए। तो अंग्रेज क्या करेंगे, सब जितने भी इसके साक्ष्य थे लड़ाई के 1857 वाले, सब नष्ट कर देंगे। इसके बाद भी लोग प्रेरणा लेते रहेंगे उससे। और यहीं से इसी टाइम में क्या होगा, हमारे देश के बहुत सारे लोग ब्रिटेन पढ़ने जाएंगे। जब वहाँ आधुनिक शिक्षा लेंगे तो इन लोग को समझ में आएगा कि जो हम गुलाम हैं, गुलामी हमारा कितना लॉस कर रही है। उस गुलामी का कारण भी कहीं ना कहीं हम हैं, हमारा समाज है। हमारे समाज में जो कुरीतियाँ हैं, एक दूसरे से लड़ाई झगड़ा चल रहा है, एकजुटता नहीं है, वो है। तो वो धीमे धीमे क्या करेंगे, वहाँ से शुरू होगा सामाजिक एवं धार्मिक सुधार, है ना, सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन। किसी ने पढ़ा है इसका नाम, कौन कौन सुधारक थे, नाम बताओ। क्या होता है सामाजिक सुधार, क्या होता है? हाँ, एक आध सुधार का नाम बताओ, समाज में क्या चीज सुधार हो गई। जाति प्रथा हो गया, पर्दा प्रथा हो गया, बहु विवाह हो गया, बाल विवाह हो गया, छुआछूत, ये सारे। ये बेरोजगारी तुम्हारी आर्थिक समस्या है, ठीक है, बेरोजगारी आर्थिक समस्या है। सामाजिक समस्या में बेरोजगारी के कुछ सामाजिक कारण हो सकते हैं। जैसे कुछ लोग होते हैं वो क्या करते हैं, अपना जो जातिगत परंपरागत व्यवसाय है वो छोड़ के नहीं जाते। कुछ होते हैं भाग्यवादी होते हैं, वो भाग्य पर रहते हैं, भाग्य में जो लिखा होगा वो तो मिलने ही। कुछ रीजन हो सकते हैं, है ना। अब आते हैं सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन में। तो कुछ नेताओं के नाम बताओ, कौन कौन थे इस आंदोलन में? किसी में भी बताओ, सामाजिक धार्मिक सेम ही था। हाँ, तो राजा राम मोहन राय होंगे तो वो केवल सामाजिक नहीं चला रहे हैं, वो दोनों आंदोलन चल रहे हैं उनके साथ, ठीक। तो राजा राम मोहन राय पहले नेता यही रहेंगे, फेमस ये रहेंगे। फिर दयानंद सरस्वती, ईश्वरचंद्र विद्यासागर, स्वामी विवेकानंद, हेनरी विवियन डेरेजियो, हाँ आगे दयानंद सरस्वती, इन सब के बारे में डिटेल से पढ़ें। इसी के साथ ही कुछ जनजाति विद्रोह होंगे, है ना। नाम बताओ जल्दी जल्दी कौन कौन से। हाँ, और हो मुंडा फकीर, अहोम पागलपंथी, बहावी, ठीक। तो ये जनजाति नहीं है, ये पागलपंथी अहोम वगैरह जनजाति विद्रोह नहीं है, ठीक है। ये नॉर्मल विद्रोह है, नागरिक विद्रोह बोल सकते हो या धार्मिक विद्रोह। ये जनजाति हो मुंडा, कोल, संथाल, अहोम, ठीक। तो ये सारे जनजाति विद्रोह होंगे। इसके बाद किसान विद्रोह भी होंगे बहुत सारे, नील होगा, दक्कन होगा, तो ये सारे किसान विद्रोह पड़ेंगे। जब इन सारे विद्रोह हो जाएंगे, बहुत सारी संस्थाओं की स्थापना होगी उस टाइम। इंडिया में बहुत सारी संस्थाओं की स्थापना होनी, इंडियन एसोसिएशन, ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन, ऐसे करके लैंड होल्डर्स सोसाइटी, सारी संस्थाओं बताएंगे किसने स्थापना की, कौन थे, हैं। द्वारकानाथ टैगोर थे, रविन्द्रनाथ टैगोर की फैमिली बहुत इन्वॉल्व रही है, वो बहुत सारे विद्वान थे, उनके दादा से लेके आगे तक, तो वो सारी डिटेल में देंगे किसने क्या किया। तो जब सारी संस्थाओं की स्थापना हो जाएगी तुम्हारी, इसके बाद एक स्थापना होगी 1885 में, किसकी, कौन करेगा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हो जाएगी 1885 में। ये वो ह्यूम करके एक अंग्रेज रहता है, सिविल सर्वेंट रिटायर्ड, वो करता है, और वहीं से तुम्हारा राष्ट्रीय आंदोलन तीव्रता पकड़ लेगा। धीमे धीमे लोग संवैधानिक तरीके से मांग करेंगे, करते रहेंगे, थक जाएंगे, फिर नए लोग आएंगे, उग्र लोग आएंगे, और तुम्हारा 1900 के आसपास क्या होगा, लाल बाल पाल, लाल बहादुर शास्त्री, ये तीन लोग, और अरविंदो घोष, ये तीन लोग आएंगे, 3-4 लोग, ये उग्र स्वभाव के रहेंगे। तो ये याचना वगैरह में ये विश्वास नहीं करेंगे। बाकी लोग क्या कर रहे हैं, संवैधानिक तरीके से मांग कर रहे हैं, प्रार्थना पत्र दे आ रहे हैं, याचना कर रहे हैं, ये इसमें विश्वास नहीं करेंगे। ये सीधा क्या बोलेंगे कि थोड़ा उग्र तरीके, ये हमारा अधिकार है स्वराज, ये तो कांग्रेस में फिर गरम दल आ जाएगा, गरम दल वाले मांग करेंगे। इसी टाइम स्वदेशी आंदोलन, बंगाल
विभाजन कब होगा? 1905 में। इसी टाइम स्वदेशी आंदोलन शुरू हो जाएगा। स्वदेशी आंदोलन शुरू होगा, उसमें थोड़ा ये उग्र तरीके से अपनी बातें रखेंगे, है ना। स्वदेशी आंदोलन के बाद स्वदेशी आंदोलन क्या हो, कांग्रेस में विभाजन भी हो जाएगा नरम और गरम दल में। उसके सेशन सारे कांग्रेस के किस सेशन में क्या हुआ, क्या प्रस्ताव पारित हुआ, किस टाइम पे हुआ, कहाँ पे हुआ, जो जो इम्पोर्टेंट होगा तुमको सब कराया जाएगा, ठीक। तो स्वदेशी आंदोलन के बाद क्या होगा, कांग्रेस में विभाजन हो गया। अब जब देखेंगे कुछ लोग जो उग्र हो चुके हैं, जिनके अंदर देशभक्ति की भावना भर गई है, वो क्या करेंगे, अब उनसे रहा नहीं जाएगा, वो अब क्रांतिकारी बन जाएंगे। क्रांतिकारी घटनाएं शुरू हो जाएंगी, बम हम फोड़ के मारना शुरू हो जाएगा। खुदीराम बोस, प्रफुल्ल चाकी और बहुत सारे लोग हैं, ये लोग क्या करेंगे, मारेंगे। तो इनकी क्या क्या घटनाएं हुई, तो क्रांतिकारी घटनाओं का प्रथम चरण पढ़ेंगे हम लोग। ये चरण चलेगा तुम्हारा। इसी बीच में क्या हो जाएगा तुम्हारा, गांधी जी आएंगे कब, 1915 में। गांधी जी जब यहाँ पे आएंगे, अब यहाँ से दौर शुरू हो जाएगा गांधीवादी युग का। 15 से नहीं होगा, 17 से शुरू होगा मेनली, लेकिन यहाँ से उनका प्रभाव तो पड़ गया, क्योंकि इस यहाँ आने से पहले गांधी जी साउथ अफ्रीका में अपनी सारी चीज़ें प्रयोग कर चुके थे। और वहाँ पे भी ब्रिटेन की सरकार थी, वहाँ पे भी ऐसे इन लोगों ने कब्जा कर रखा था। वहाँ पे ये 2-3 बार इन लोगों को झुका चुके थे, वो भी वायसराय स्तर के, जो सबसे उच्च स्तर का वो होता है गवर्नर, उसको। तो गांधी जी को पता था हमें यहाँ आके करना क्या है। यहाँ आते हैं वो, उनके राजनीतिक गुरु रहेंगे गोपाल कृष्ण गोखले, उनको सलाह देंगे कि अभी आप भ्रमण करो, भारत की समस्याएं जानो, अभी डायरेक्ट जाके राजनीति में भाग मत। 2 साल तक वो भ्रमण करेंगे। 1916 का जो तुम्हारा लखनऊ का अधिवेशन होगा, उसमें वो भाग लेंगे। उसी में ही एक राजकुमार शुक्ल करके इनको व्यक्ति मिलेंगे बिहार के, वो चंपारण के किसानों की इनको समस्या बताएंगे। जैसे ही समस्या बताएंगे, बार बार पत्र लिखेंगे, अब गांधी जी चंपारण आने के लिए रेडी होंगे। और पहला आंदोलन क्या होगा, 1917 में चंपारण किसान आंदोलन शुरू हो जाए। पूरा डिटेल में कराएंगे क्या है। इसके बाद अहमदाबाद, फिर खेड़ा, ये 3 सत्याग्रह शुरू होंगे। गांधी जी की लोकप्रियता इंडिया में भी अच्छी खासी हो जाएगी। फिर रॉलेट एक्ट आएगा। अब इसी बीच में तुम्हारे संवैधानिक सुधार भी चल रहे हैं। 1909 का सुधार चल रहा है एक, कौन सा, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड, फिर मार्ले मिंटो सुधार, इस तरीके से सुधार भी चल रहे हैं यहाँ पे। तो ये देखेंगे क्या है क्या नहीं है, समझे। रॉलेट एक्ट के बाद, रॉलेट एक्ट आया था कि रॉलेट ये कानून लेके आए थे, उस पर रॉलेट एक्ट, और उसी टाइम पे जलियांवाला बाग हत्याकांड हो गया। फिर दूसरा आंदोलन जो बड़ा होगा वो कौन सा होगा, असहयोग आंदोलन। कब से कब तक, 1920 से 22। इसकी क्या क्या घटनाएं रही, कौन कौन से नेता रहे, कहाँ पे क्या हुआ, और लास्ट में कब, 5 फरवरी 1922 को क्या होगा, चौरी चौरा नामक घटना हो जाएगी, थाने को जला देंगे ये लोग। तो इस आंदोलन को समाप्त हो, और यहीं से तुम्हारी जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस की भी एंट्री हो चुकी है। वो असहयोग आंदोलन गांधी जी वापस लेंगे, ये लोग बुराई करेंगे, गांधी जी की आलोचना करेंगे। यहीं पे मोहम्मद अली जिन्ना की भी एंट्री हो चुकी है, इनके बारे में जानोगे। तीसरा बड़ा आंदोलन कौन सा होगा, सबने, बीच में घटनाएं होती रहेंगी, वो जो जो मेन इंपॉर्टेंट घटनाएं होंगी, कांग्रेस के सेशन होंगे, क्या होगा सब बताएंगे, ठीक है। सबने अवज्ञा आंदोलन कब हुआ था, 1930 से 34 तक चला था ये, ठीक है। ये आंदोलन चलेगा। इसी बीच में साइमन कमीशन आ रहा है, 27 में आएगा यहाँ पे, तो उनकी चर्चा होगी। जो जो अंग्रेज काम कर रहे हैं हम वो भी चर्चा करेंगे, जो इंडिया में काम हो रहा है उसकी भी चर्चा करेंगे। सर, जो भगत सिंह को फांसी दे दी गई, वो तो सब बोलते हैं यदि गांधी जी चाहते हैं तो ऐसा नहीं होता। उसमें वो तुम्हारी समझ अपने आप, तुम उसके जवाब देने लायक हो जाओगे जब चैप्टर पढ़ोगे ना, कि ये लोगों की गलतफहमी है। गांधी जी ने अपने सिद्धांतों से कभी समझौता नहीं किया, चाहे वो अपनी जगह खुद क्यों ना हो, और वो समझौता नहीं किया, इसलिए उनकी सारी चीज़ें होती नहीं। आंदोलन, कोई भी आंदोलन अपने आप में बहुत बड़ी चीज़ होती है, व्यक्ति विशेष नहीं होता है। लेकिन वहाँ पे लोग बोलते हैं गांधी जी ने कोशिश नहीं की थी, गांधी जी ने कोशिश की थी। गांधी जी के चाहने से भी नहीं होता, क्योंकि वहाँ पे हिंसा की बात आ गई थी।
जहाँ पे हिंसा की बात आ गई थी वो अंग्रेज एक एग्जाम्पल नहीं देना चाह रहे थे। तो जब वो चैप्टर पढ़ोगे, जब ये चीज़ आएगी कि गांधी जी का यही वाला आंदोलन आएगा, सबने अवज्ञा आंदोलन, जब गांधी इरविन पैक्ट होता है, इरविन से समझौता होता है और गांधी जी आंदोलन वापस ले लेते हैं, तो इनकी सिर्फ दो ही मांगें नहीं मानी जाती। एक ये नहीं मांगी जाती है कि इन लोग की फांसी माफ़ करो, दूसरी मांग इनकी रहती है कि जिन लोगों पे, जिन पुलिस वालों पे कानून तोड़ने की, पुलिस वालों ने भी कानून से इतर जाके लोगों पे हिंसा की है, तो उन पुलिस वालों की नागरिक जांच कराई जाए। ये चीज़ भी अंग्रेज नहीं मानते इनकी। तो ये जब वो चैप्टर आएगा तो अपने आप डिटेल में समझ में आ जाएगा क्या है। ठीक है, सबने अवज्ञा की बात क्या होगा, और छोटी मोटी घटनाएं चलेंगी, कई सारी पार्टियों की स्थापना होगी इसी समय, कम्युनिस्ट पार्टी, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी, ये अखबार वो अखबार, सबको डिटेल में करते हुए हम लोग, अगला बड़ा आंदोलन कौन सा होगा, भारत छोड़ो। उसके पहले व्यक्तिगत सत्याग्रह एक होगा और फिर भारत छोड़ो आंदोलन होगा, है ना। बीच में पार्टियां बता दी, पार्टी आंदोलन, और भारत छोड़ो आंदोलन जैसे होगा उसके बाद 2-3 घटनाएं और होंगी। नेवी की एक म्यूटनी होगी, एक लाल किले में, क्योंकि आज़ाद हिंद फौज का भी गठन हो गया, और जापान जैसे ही हारता है आज़ाद हिंद फौज भी हार जाएगी। फिर जब ये हार जाएगी तो इनके जो लोग थे उनको कैद कर लिया जाएगा, उन पर मुकदमा चलाया जाएगा और 3 लोगों को फांसी हो जाती है। उसके खिलाफ लोग सड़क पर उतर आएंगे, तो वो बताएंगे कि वो 3 घटनाएं कौन सी थी जिनने अंग्रेजों को फिर आखिरी बता दिया कि अब तुम्हारा यहाँ रहना मुश्किल है। भारत छोड़ो आंदोलन में क्या हो रहा था कि अंग्रेज जैसे जा रहे थे, हर आदमी अपनी जेब में बंदूक लेके घूम रहा था, तो बगल में कोई अधिकारी देखे मार के निकल गया। तो वहाँ से ही अंग्रेजों को समझ में आ गया था कि अब यहाँ रहना मुश्किल है। पहले तो क्या है कि आदमियों में जागरूकता नहीं थी, एक आदमी यहाँ बैठा है, हजारों पे शासन कर रहा है, वो जो ऑर्डर दे रहा है सब मान रहे हैं, यहीं का आदमी गुलाम बना पड़ा है। बाद में जब जागरूकता आ जाएगी तो फिर कोई आदमी ये नहीं देख रहा है क्या, वो सीधा मार दे रहा है। तो यहाँ पे जब इतनी चीज़ें आ जाएंगी, वो 48 में छोड़ने वाले थे, पहले 1 साल पहले छोड़ के भागते हैं, तो इसका बैकग्राउंड भी समझोगे क्यों इतनी हड़बड़ाहट में फिर भागे। ठीक है, तो यहाँ पे तुम्हारा स्वतंत्रता आंदोलन क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। इसके बीच की जो जो घटनाएं हैं, जो जो पुस्तकें जिसने लिखी हैं, कांग्रेस के जो जो अधिवेशन हैं, हम सारा चीज़ डिटेल में करेंगे। ठीक है, कोई भी चैप्टर ऐसा है छूटेगा नहीं, और बहुत ज़्यादा समय नहीं लगने वाला है। एक चैप्टर में जैसे हमने हड़प्पा सभ्यता शुरू कराई, ठीक है, हड़प्पा सभ्यता, इसमें लगेगा 30 मिनट ज़्यादा है ज़्यादा। ठीक है, एक चैप्टर ख़त्म। टोटल एंशिएंट में 14-15 चैप्टर है, 30-30 मिनट की 15 क्लास ले लो, एंशिएंट तुम्हारी समाप्त होगी। तुमको मेंस के हिसाब से हमें 2-2 पेज तो लिखाना नहीं, कारण बताओ, परिणाम बताओ, महत्व बताओ, तुम्हें तो तुम्हारी बात करनी, तुम्हारा टॉपिक क्या है, और जो चीज़ है जानकारी सारी दे देनी, फिर जो चीज़ है उसके बारे में लिखा देना, है ना। तो सिंपल है, सारी चीज़ें तुम्हारी ऐसी हो जाएंगी। हड़प्पा सभ्यता के बारे में हल्की चर्चा कर लेते हैं। सन मैंने बता दिया इसका क्या थी, सभ्यता क्या होती है, किसे बोलते हैं सभ्यता, सभ्य असभ्य का नाम तो सुने होगे तुम यार, बड़े असभ्य हो तुम, सभ्य हो, ऐसा सुनते हो। क्या होता है सभ्य होना, कुछ नियम होते हैं, समाज के अपने कुछ नियम होते हैं, कुछ जीवन यापन करने का तरीका होता है, उस हिसाब से अगर तुम चल रहे हो तो वो क्या होता है, सभ्य होता है। और जो पहले के लोग होते उनके कोई नियम नहीं होते थे, आदिवासी लोग थे, आदि मानव लोग, कुछ समाज ही नहीं बना था। जब समाज बना फिर नियम बनने शुरू हुए, रहने का भी कोई स्थान निश्चित नहीं था, कहीं भी रह जा रहे हैं। तो 2 शब्द आते हैं, एक आता है सभ्यता, एक आता है संस्कृति। सभ्यता क्या होता है, जिसको तुम भौतिक रूप से देख सको, स्पर्श कर सको, फील कर सको, मेनली निर्माण कार्य, ये सभ्यता के पार्ट हैं। ये चेयर्स रखिए, दीवारें, मकान, बिल्डिंग, रोड, ये सभ्यता है तुम्हारी। संस्कृति होती है वर्चुअल रूप में, तुम्हारा खान पान क्या है, नृत्य संगीत, रहन सहन क्या था, तुम्हारे नियम क्या थे, ये हो गई संस्कृति। तो सभ्यता संस्कृति आगे समझ। जब हड़प्पा सभ्यता की बात करेंगे, पहली सभ्यता इतनी विकसित मिलेगी, कहाँ से मिली, किस स्थान से मिली, इसके कुछ स्थानों के नाम पता है हड़प्पा सभ्यता के, कौन कौन से, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा,
चित्तौड़गढ़ तुम्हारा नवपाषाणकालीन स्थल। धौलावीरा अभी विश्व विरासत स्थल में शामिल हुआ धौलावीरा, है ना। तो ये हड़प्पा सभ्यता के पहले स्थान, किस स्थान से क्या मिला है, इतनी इम्पोर्टेंट है। हड़प्पा सभ्यता स्थान, कौन सा स्थान कहाँ बसा है ज़्यादा से ज़्यादा, किस जगह पे, कोई नदी है आसपास तो वो किस स्थान से क्या मिला है, इतना। ज़्यादा से ज़्यादा कौन से देवता थे, पशुओं के देवता किसको बोला, वर्णों के देवता किसको बोला जाता है, ये सारी चीज़ तुम्हारी। तो हड़प्पा सभ्यता में ज़्यादा समय, किसी में भी समय नहीं लगेगा, बड़े आराम से सारे टॉपिक होंगे। अभी क्या है कि अब ये प्रॉपर क्लास तुम्हारी शुरू होगी 2 तारीख को, 2 या 3 से प्रॉपर एक बैच स्टार्ट हो जाएगा, जिसमें हम हिस्ट्री पहले शुरू करेंगे, है ना, 2 जनवरी या 3 जनवरी, ठीक। हिस्ट्री ऐसे ही कराएंगे, एक ओवरव्यू दे ही दिया क्या है। अब पहला टॉपिक से पुरापाषाण काल से हम शुरू कर देंगे, ठीक। तो यहाँ से तुम्हारा एक प्रॉपर बैच शुरू हो जाएगा। एक ये चल ही रहा है, हिंदी मैडम पढ़ा ही रही, हिंदी पढ़ चुके हो अभी तक कि नहीं? देखो इसका मैंने बता ही दिया, चैनल का नाम बता ही दिया, क्या है, GS रिवॉल्यूशन करके। अभी क्या है इसमें ना बोर्ड पे नहीं पढ़ाई हो रही, इसमें PDF डाली, उस पर पेन टैप से पढ़ाई हो रही, ठीक है। तो इसको चैनल पर जाओ, इस पर क्या होगा कि जो तुम्हारे वीडियोज हैं एंशिएंट के ऑलमोस्ट सारे मिल जाएंगे, 1-2 दिन में सारे पढ़ जाएंगे। तो एंशिएंट का जो मैं यहाँ बता रहा हूँ, जो चीज़ मिलने वाली वहाँ तुम्हें मिल जाएगी। अगर ज़्यादा जल्दी में हो कुछ मत करो, वीडियो का एक शब्द सुन के नोट बना लो, उसको रट लो। उससे क्या होगा, जब यहाँ भी पढ़ा रहा हूँ तो तुम्हारा क्या है ना 60% कवर होगा, 70%। एक्स्ट्रा चीज़ें जो लिंकअप करानी है वो यहाँ से हो जाएंगी, वो चीज़ कर सकते हो, ठीक। हिंदी पढ़ ही रहो और धीमे धीमे करके हम क्या सारे सब्जेक्ट 1 बाई 1 कराएं। अब जब आरो यार उन्हें इसमें नहीं है, कोई और एग्जाम दे रहे हो तो लास्ट में क्या होगा, मैथ रीजनिंग भी करा देंगे। तो सारे सब्जेक्ट तुम्हारे A to Z समाप्त हो जाएंगे। प्रॉपर बैच 2-3 से शुरू होगा। जो भी तुम्हारे साथ के और भी लोग हैं उनको भी बताओ। स्टडी यहाँ पे उस लेवल की कराएंगे तुम्हारी। अब तुमको बता दे रहा हूँ कि विजन IAS से मैंने क्लास की थी। मेरे साथ के जितने बंदे हैं, 1-2 बंदों को छोड़ के किसी का प्री भी नहीं निकलता, है ना, एक बार सिंगल बार प्री नहीं। तो कितनी भी बेस्ट जगह पे आप, दृष्टि वाले इतने मेरे टच में इतने हैं, जो 1-2 बंदे होते हैं वो टॉपर होते हैं, वो आराम से कोई भी एग्जाम निकाल लेते हैं, क्योंकि उन्होंने अपने आप से इतनी ज़्यादा मेहनत करके रखी है। कोई कोचिंग कितना कंटेंट देती है वो उसका 30% होता है किसी एग्जाम का, बाकी 70% खुद को ऐड करना पड़ता है। वो रणनीति हो तब ऐड कर पाओगे, नहीं तो पता ही नहीं है क्या है, पढ़ते रहो कुछ भी। तो हमने जब 4-5 बुकों का सार निकाल के वो चीज़ की है, तब जाके ये जो कंटेंट तुमको दे रहे हैं ना शॉर्ट फॉर्म में, उसका सार है। नहीं तो इससे बहुत ज़्यादा चीज़ें लूसेंट में मिल जाएंगी लोगों को, फैक्ट उसमें जानकारी नहीं मिलेगी। वो 300 पेज की बुकें हर आदमी पढ़ता रहता है, लेकिन उसमें क्या है, फैक्ट याद कर लिया लेकिन जानकारी नहीं आसपास की, तो वो समझ नहीं बन पाई, समझदार नहीं बन पाए। जानकारी तो ले ली, वो जानकारी भी 4 दिन बाद भूल जानी है। तो यहाँ तुम्हारी समझ बहुत अच्छे से डेवलप हो जाएगी, पहली चीज़। दूसरी चीज़ कि जब तुम पूरा कोर्स कवर करने पे जाओगे, तुमको खुद ही पता चलेगा कि तुम्हारा PCS भी बहुत आराम से निकल जाएगा। अब जो तुमको पढ़ा है उसके बारे में पता होना चाहिए। मेरे ऑलरेडी निकल चुका है PCS, और 2-3 बार मैं तुम्हारा UPPC और 2-3 बार BPSC निकाल के बैठा हूँ। अभी तुम्हारा जो सप्लाई इंस्पेक्टर का हुआ था उसमें भी मेरा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो चुका है ना। जो पैट था तुम्हारा, उसका मेरा परसेंटाइल था 99.972, उसका भी मैं टॉपर ही हूँ। इस तरीके से जो दे रहा हूँ कि कोई भी छोटे छोटा और भी एग्जाम निकले हैं तुम्हारे। NTPC में दिया, CBT1 CBT2 आराम से निकल गया, फिर मुझे ज्वाइन नहीं करना था, मैं उसमें गया नहीं। लोअर PCS मेरा निकला हुआ है। तो जितने तुम्हारे बड़े से बड़ा एग्जाम उठा लो, PCS, RAS का राजस्थान का PCS है वो मेरा निकला हुआ, इंटरव्यू तक गया था उसमें मैं, ठीक। तो जो बड़े से बड़ा एग्जाम है वो भी निकला, छोटे से छोटा। और उस सब का सार यही है कि ये जो GS का कंटेंट यहाँ पे मिलेगा, ये तुम्हारे हर एग्जाम में काम आएगा। तो जो भी तुम्हारे साथ के हैं बच्चे, क्योंकि बैच अगर हम यहाँ से लेके प्रॉपर क्लासरूम में भी जाएंगे तो कम से कम 10-15 बच्चे हो जाएंगे, तब जाना बनता भी है कहीं पे। तो कोशिश करो जो तुम्हारे टच में है ना, उनको लाओ क्लास में। ये क्लास है, पढ़ जाएगी, उनको यूट्यूब पे दिखाओ कि ये है, ये कंटेंट मिलेगा, इस तरीके से पढ़ाएंगे। और सेम सब्जेक्ट पॉलिटी भी जब मैं पढ़ाऊँगा ना, तो तुमको पता चलेगा कि पॉलिटी का भी एक एडवांस लेवल पे,
एक मैंने वीडियो डाल रखा है जीडीपी, जीएनपी का नाम सुना है? जीडीपी सुनते होगे, पता है किसी को जीडीपी क्या होती है? ये तो उसका मीनिंग हो गया हिंदी में। होती क्या है, किसी को पता है? अर्थव्यवस्था क्या होती है? चलो हल्का सा एक डेमो दे देते। थक तो नहीं गए तुम लोग? क्लास एंड करूँगा। जल्दी बताओ तो 10 मिनट का एक दे देता हूँ, क्योंकि जल्दी तो मुझे 1 बजे निकलना था। बट इकोनॉमिक्स पढ़ी है किसी ने? खुद से पढ़ने की कोशिश की है? नहीं की है? इकोनॉमिक्स होती क्या है? क्या मतलब होता है? पैसे के बारे में सुन लो। इकोनॉमिक्स, दुनिया में 2 ही चीज़ें होती हैं, या तो कोई वस्तु होती है या सेवा होती है। तुम कुर्सी पे बैठे हो, किताब, ये सारी वस्तुएं हैं। तुम कुछ कर रहे हो, मैं यहाँ पढ़ा रहा हूँ, ये सेवा है। मोदी जी कुछ कर रहे हैं, वो सेवा है ना? तो 2 ही चीज़ें होती हैं, पैसा ऐसा कुछ नहीं होता। वस्तु और सेवा, इनके आदान प्रदान के लिए जो व्यवस्था बनाई गई वो है पैसा, उसका एक माध्यम। बाकी पैसे की अपने आप में कोई वैल्यू नहीं होती। पैसा हम तुमको देंगे तो उसके बदले में क्या मिलेगा? या तो वस्तु मिलेगी या कोई सेवा मिलेगी। वस्तु सेवा नहीं मिलेगी तो पैसे का क्या महत्व? कुछ नहीं है, रखे रहो। अगर 500 1000 के नोट बंद कर दिए, कोई महत्व रह गया? तो बंद करने का क्या घाटा हुआ? उससे कोई सेवा या वस्तु मिल नहीं रही, अब पैसे का कोई मोल नहीं रहा। तो दुनिया में पैसा नहीं होता, पैसा एक माध्यम है। वस्तु और सेवाएं 2 चीज़ें होती हैं। तो वस्तु और सेवाओं के किसी देश, अर्थव्यवस्था या समाज में, कोई देश हो, कोई राज्य भी हो सकता है, उसकी भी अर्थव्यवस्था हो सकती है। तो किसी देश, समाज, उसमें वस्तु और सेवाओं के उत्पादन और वितरण, एक होता है उत्पादन, उसको उत्पादन करना, दूसरा होता है वितरण, बांटना। बांटने का तरीका अलग होता है, फ्री में बांटो या पैसा लेके बांटो। उत्पादन और वितरण के अध्ययन को क्या बोलते हैं? अर्थशास्त्र। समझ गए? वस्तु और सेवा, इसके उत्पादन और वितरण के अध्ययन को क्या बोलते हैं? अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र तो नहीं है, ठीक। अर्थशास्त्र के अंदर जब जीडीपी, एक हल्का सा दे देता हूँ, जीडीपी लोगों को लगता है कि सबसे टफ होता है ये जीडीपी, जीएनपी, राष्ट्रीय आय, प्रति व्यक्ति आय, क्या होता है, कैसे होता है, फैक्टर कॉस्ट पे कैसे निकालते हैं, मार्केट प्राइस पे। ये यूपीएससी वालों को भी समझ में नहीं आता। जो यूपीएससी का टॉपर भी होगा ना, बहुत कम लोगों के कॉन्सेप्ट समझ में रहते हैं, या तो रट लेते हैं वो, क्योंकि जरूरत नहीं पड़ती, रट लिया, अपना क्वेश्चन लिख दिया, ठीक। तो जीडीपी होती है ये सकल घरेलू उत्पाद हो गया। क्या होता है समझ लो, जैसे इंडिया है, ये है इंडिया। तो इंडिया में ये इसकी सीमा हो गई। इस सीमा के अंदर सभी अंतिम वस्तु और सेवाएं, इस सीमा के अंदर कोई भी उत्पादन कर रहा हो, चाहे वो देश के अंदर का आदमी हो चाहे विदेशी हो, इस सीमा के अंदर अगर वो उत्पादन कर रहा है वस्तु या सेवा का। अब अंतिम क्यों लगा है? अंतिम मतलब ये है चेयर में बोल्ट भी लगे हैं, बोल्ट अलग से बन के आए होंगे, उनका प्राइस नहीं जोड़ेंगे। चेयर जो फाइनल बन गई इसका प्राइस जोड़ेंगे, क्योंकि बोल्ट का प्राइस अलग से जुड़ जाएगा पहले से, तो यहाँ पे भी जुड़ रहा है। चेयर की जब प्राइस निकली है तो कब निकली है? जब इसमें सबकी प्राइस जुड़ चुकी है। तुमको दिल्ली में रहना है तो दिल्ली में पूछे रहने का खर्चा क्या है, सब कुछ जोड़ोगे, रहने का भी जोड़ोगे, उसमें खाने का भी जोड़ोगे, तभी तो बताओगे ओवरऑल खर्चा। ऐसी चेयर बनने में जो जो चीज़ें लगी होंगी सबका खर्चा जुड़ गया। ये हो गई अंतिम वस्तु जो तुम्हारे उपयोग के लिए है। तो सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के कुल मूल्य को क्या बोलते हैं? जीडीपी। जो तुम्हारी भौगोलिक सीमा के अंदर उत्पादित हो इस देश के अंदर। तो जैसे इंडिया की जीडीपी निकाल ले, तो इस देश की भौगोलिक सीमा के अंदर सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के कुल मूल्य को क्या बोलेंगे? जीडीपी बोलेंगे। ठीक है, आ गया समझ में? अब वो किसी ने भी उत्पादित की हो, चाहे वो विदेशी आके यहाँ उत्पादन कर रहा हो और चाहे इंडिया का, तभी बोलते हैं ना मेक इन इंडिया। बाहर से आओ, पैसा लेके आओ और यहाँ पे फैक्ट्री लगाओ, उत्पादन करो। जीडीपी। एक होता है जीएनपी, सकल राष्ट्रीय आय। जीडीपी होता है डोमेस्टिक ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ये होता है ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। सकल राष्ट्रीय आय, ये उससे अंतर होता है। इसमें डोमेस्टिक था तो इसमें देश की सीमा के अंदर कोई भी आए। अब सीमा में से कुछ चीज़ें डिलीट होती हैं, जैसे अमेरिका का यहाँ पे दूतावास है, दूतावास भारत की सीमा में नहीं गिना जाएगा। भारत का दूतावास कहीं और है, वो जोड़ लिया जाएगा। जैसे भारत का अमेरिका में दूतावास है, वो भारत की सीमा में जोड़ेगा, और जो अमेरिका का आया है वो घट जाएगा। तो कुछ चीज़ें घट जाएंगी, 1-2 चीज़ें बाकी जोड़ेंगे, वो जब पढ़ाएंगे कॉन्सेप्ट उसमें आ जाएगा क्या है। जीएनपी जैसे सकल राष्ट्रीय आय होगा तुम्हारा। सकल राष्ट्रीय आय क्या होता है? अब यहाँ पे तो सीमा का बंधन था, वहाँ सीमा का बंधन नहीं रहा।
अब यहाँ आ रहा है कि देश के निवासियों द्वारा, चाहे देश के अंदर हो चाहे देश के बाहर हो, कहीं पर भी उत्पादन किया हो लेकिन अपने देश का पैसा लगा हो वहाँ पे, या अपने देश के निवासियों द्वारा, वो हो गई तुम्हारी सकल राष्ट्रीय। ठीक, अब जीडीपी से जीएनपी कैसे निकालते हैं वो सारी चीज़ें जब जिस दिन कराएंगे इकोनॉमिक्स का। ये तो एक नॉर्मल सा बता दिया, जो टॉपिक लोगों को बहुत ज़्यादा टफ लगते हैं बहुत आसान तरीके से यहाँ पे बता दिए जाएंगे, चाहे जीडीपी हो, चाहे जीएनपी हो, चाहे बेरोजगारी हो, चाहे निर्धनता हो, है ना, निर्धनता के प्रकार, बेरोजगारी के प्रकार कैसे दूर करें, क्या उपाय गवर्नमेंट ने अब तक किए। मौद्रिक नीति का नाम सुनते होंगे, रिजर्व बैंक हर बार रेपो रेट बढ़ा देता है। क्या होता है रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, एमएसएफ क्या होता है, सीआरआर क्या होता है, एसएलआर क्या होता है, रिजर्व बैंक की जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है वो क्या होती है, क्या काम होता है, कैसे वो महंगाई दर नियंत्रित करती है, महंगाई बढ़ जाए तो उसको नियंत्रण करने के क्या क्या उपाय होते हैं, कैसे एक्सपोर्ट बढ़ता है, रुपये का रेट गिरता है तो एक्सपोर्ट बढ़ जाता है, तो क्या रीज़न है दोनों एक दूसरे से, ये सब चीज़ें, रेट गिरने के लिए थामने के लिए क्या करना चाहिए, बाजार क्या है ना, मांग क्या है, पूर्ति क्या है, नियम क्या है मांग पूर्ति। तो इकोनॉमिक्स का एक एक टॉपिक तुमको जब इकोनॉमिक्स आएगी बहुत डिटेल में कराएं, तो ऐसे करके हर सब्जेक्ट इतना डिटेल में कराया जाएगा कि यहाँ टीचर हैं बहुत सारे पीडीएफ से पढ़ाते हैं, टॉप टीचर भी है ना, कोई टीचर नहीं मिलेगा ऑलमोस्ट, जो मेन टीचर हटा दो, जो मुखर्जी नगर के मेन टीचर हैं कि वो तो मास्टर हैं, तो वो 8-10 टीचरों को हटा के बाकी लोग क्या कर रहे हैं, डिजिटल बोर्ड है ही, मुझे भी ज़रूरत नहीं थी, डिजिटल बोर्ड है, इस पर पीडीएफ आ जाती है आराम, निकालिए जो शब्द सामने लिखा है उसी को तो एक्सप्लेन करना है, उसकी एक्सप्लेनेशन भी सामने लिखा है। ऐसे टीचर मिलियंस में व्यूअर हैं उनके, हज़ार, क्योंकि अच्छा विकल्प नहीं है ऑनलाइन, तो वही लोग हैं। और जो अब टॉप टीचर भी आ रहे हैं, टॉप कोचिंग संस्थान भी लेके आ रहे हैं, वो भी ऐसे ही लेके आ रहे हैं। इसमें क्या होता है ना कि पहले टीचर की समझ नहीं है, दूसरे को समझाएगा क्या, मेहनत करनी पड़ती, किसी चीज़ को करने के लिए जब मेहनत होती है ना तो चीज़ तराश के आती है सामने। अब जब टीचर को सामने ही पता है उसको कि सामने सब लिखा आ ही जाना, फिर तो याद आ ही जाएगा, इतना तो है ही पढ़ा, तो फिर वो समझा देगा, वो मेहनत नहीं की उसने, तो स्टूडेंट का क्या कॉन्सेप्ट बनेगा, उसका कॉन्सेप्ट क्लियर ही नहीं होगा, सिर्फ वो इन्फॉर्मेशन ले रहा है उसको रट रहा है। यहाँ पे जिस तरीके से तुमको दिया जाएगा एक एक टॉपिक तुम्हारा तरीके के साथ क्लियर कराया जाएगा, जो सबसे टफेस्ट टॉपिक लगे, जो भी सबसे टफेस्ट टॉपिक लगे उसको इतने आसान तरीके बताएंगे कि तुमको लगेगा नहीं कि इसमें इतना था। तो बस नॉर्मल इतना है, पढ़ाई करो, मेहनत करो। कब है आर का एग्ज़ाम, अभी डेट नहीं आई ना, मुश्किल से 2 से 3 महीने लगेगा, जीएस तुम्हारा कंप्लीट हो जाएगा, जीएस के साथ में जो हिंदी चल रही वो चल ही रही, तो वो भी कंप्लीट हो जाएगी। 2-3 महीने बाद मुझे लगता है एग्ज़ाम तो 4-5 महीने बाद होगा, है ना, तो तब तक तुम्हारा कवर होगा। और यूपी पीसीएस का भी डाल देना, अगर तरीके से पढ़ाई कर ली तो यूपी का भी फ्री निकल जाएगा। ठीक है, ओके, चलो फिर नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे अब 2 के बाद।